हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? मल्लिनाथ जी पढ़ लिए थे। पुराने वाला सुनाओगे थोड़ा? डूंगरपुर में कौन सा वंश था? वहां गुहिल राज्य का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह पहले कहां का राजा था? किससे हार के गया था? और वहां किसको हरा के उसने कब्जा किया था? परमारों को। राजधानी कहां बनाई थी? बड़ौदा में। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ काम आ गया था? तराइन के दूसरे। उसका छोटा भाई कौन था? और वो वापस कहां पे कब्जा करता है? मेवाड़ पे कब्जा करता है। डूंगरपुर को राजधानी कौन बनाता है? और ये आपकी गैप सागर तालाब की स्थापना मेवाड़ राज्य वागड़ राज्य का बंटवारा दो भागों में किसकी मृत्यु के बाद हुआ? उदय सिंह कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? उसके दो बेटों कौन कौन थे जिनमें बंटवारा हुआ? पृथ्वीराज और जगमाल। जगमाल को क्या मिला? और पृथ्वीराज को क्या मिला? डूंगरपुर के कौन से राजा ने चंद्रसेन को शरण दी थी? किसके खिलाफ दी थी? फिर वो अकबर से संधि कब कर लेता है? 1577। लेकिन उसने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसकी रानी का नाम क्या था? प्रेमल देवी, जो कि बावड़ी बनवाती है। नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी? नौलखा। अच्छा, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जसवंत सिंह सेकंड, जो 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसे हटा दिया था और वो जो है वो आपसे कहां चला गया था? वृंदावन चला गया था। फिर एक राजा हमने पढ़ा था विजय सिंह, जो एक बैंक बनाता है। किसको प्रोत्साहन देता है? विधवा विवाह को। और एक सागर बनाता है एडवर्सर। बांसवाड़ा में गुहिल राज्य का संस्थापक कौन था? ये कौन से युद्ध में भाग ले चुका था? महाराणा प्रताप के समकालीन कौन था? और उसने अकबर से संधि कब कर ली थी? 1576। और अंग्रेजों के साथ संधि कौन करता है? उमेश। कौन करता है? उमेश। प्रतापगढ़ के अंदर कुंभा का कौन सा भाई जो था वो श्यामकरण। कौन सी जागीर मिली? सादड़ी। लेकिन वो बाद में कहां चला गया? मालवा। और मालवा वालों ने उसके बेटे का नाम क्या था? सूरजमल। उसको कहां का राजा बना दिया? देवलिया। देवलिया का कौन सा बंदा खानवा युद्ध में लड़ा? बाघ सिंह लड़ा। चित्तौड़ के कौन से शाखे में काम आ गया था? दूसरे शाखे में। उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? पांडुपोड़। और उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के कौन से राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी? सामंत सिंह। किसने कर ली थी? सामंत सिंह। और एक लास्ट हमने पढ़ा था कि प्रतापगढ़ को राजधानी कौन बनाता है? विजय सिंह। कौन है? उदय सिंह बनाता है। अच्छा, शाहपुरा जो रियासत थी कौन से मुगल बादशाह द्वारा बनाई गई? शाहजहां। किसके द्वारा? शाहजहां। कौन से मेवाड़ महाराणा के टाइम की बात है? जगत सिंह फर्स्ट के टाइम। किसको ये फूलिया परगना अलग किया गया था? सुजान सिंह। किसको दिया गया था? सुजान सिंह। और सुजान सिंह ने अपनी राजधानी कहां बना ली थी? शाहपुरा। और शाहपुरा जो अपने राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। इसके बाद अपने आगे थे राठौड़ों पे। राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से? गहडवाल। और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से मानी जाती है। अच्छा, और बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ जो पहला बंदा आया था वो कौन आया था? लगभग कब आया था? 1240 के आसपास। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए यहाँ पर आया था। और उसने राजधानी कहां बना ली अपनी? खेड़। और उसकी छतरी कहां पर है? बिट्ठू पाली के अंदर उसकी छतरी है। उसके बाद में कौन सा पढ़ रहे थे हम? राव धुवड़। और वो अपने कुलदेवी की मूर्ति लाया था, नागणेश्वरी माता। कहां से लेके आया था? कर्नाटक से लेके आया था। इनका मंदिर कहां पे बनवाया था? नागणा। बाद में एक राठौड़ राजा हुए जो लोक देवता भी थे, मल्लिनाथ जी महाराज हुए। मल्लिनाथ जी ने राजधानी कहां बना ली थी? अब कहां पे बना ली? मेवानगर में। मल्लिनाथ जी ने मालवा के गवर्नर को हराया था। क्या नाम था उसका? निजामुद्दीन उसका नाम था। और कितनी टुकड़ियां हरा के भेजी? 13 टुकड़ियां हरा के भेजी थी। उनके कारण जो बाड़मेर वाला इलाका उसको क्या बोलते हैं? मालवा। इतनी बातें पड़ी थी। सुनना, देखो एक बात सुनना। मल्लिनाथ जी का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगमाल। क्या नाम था? बदमाश बंदा था, थोड़ा लड़ाइयां करता, थोड़ी ज्यादा इधर उधर, डेली किसी ना किसी को पीट के आया करता। एक बार तो बाहर कोई नहीं मिला तो घर में अपने अंकल को ही पीट लिया था इसने। यहाँ मेवानगर जहां राजधानी थी मल्लिनाथ जी की, उसके पास में कोई एक गांव था सिणली नाम करके। गणगौर के आसपास का टाइम था, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पे गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक सुल्तान हुआ करता, महमूद बेग। क्या नाम था? बेग नाम का एक राजा था। उसका सेनापति कोई वहां गांव के पास से निकल रहा था और उस सेनापति ने देखा कि लड़कियां अकेली खड़ी है, तो उन लड़कियों को उठा के ले गया। लड़कियां थोड़ी देर तक जब घर पे नहीं आई, घर वालों ने कहा किधर गई, पता चला कि साहब गुजरात का राजा है महमूद बेग, और उसका जो सेनापति उन लड़कियों को उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो जनता भाग के मल्लिनाथ जी के पास है, मल्लिनाथ जी आपका राज है, हम आपको टैक्स देते हैं, हमारी सुरक्षा तो करो। मल्लिनाथ जी ने कहा भाई क्या बात हुई? तो क्या भाई इस प्रकार से महमूद बेग का सेनापति हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। मल्लिनाथ जी तैयारी कर रहे थे। मल्लिनाथ जी ने भाई सेनापति को बुलाओ, हथियार कितने पड़े, सैनिक कितने हैं, घोड़े कितने हैं, फटाफट हिसाब लगाओ, आक्रमण करेंगे, वापस हम लड़कियों को लेके आएंगे। इतने में जगमाल आया कहीं से बाहर से डोलता हुआ। डैडी आज इतनी तैयारी कैसे? तो मल्लिनाथ जी ने कहा यार तू तो घर पे रहता नहीं, शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत, और अपने गांव की लड़कियों को उठा के लेके डूब मरना चाहिए अपने को कहीं जाके, सारे दिन लड़ाइयां करता घूमता रहता है, गांव का तेरे से ध्यान नहीं रखा जाता।
और जगमाल को ये बात बहुत बुरी लगी और जगमाल ने कहा कि पिताजी अब तो इन लड़कियों को मैं ही छुड़ा के लाऊंगा, आप मत जाइए। मल्लाह जी ने वापस कहा कि यार तुम कहीं बीच में और किसी को पीट पाट के आ जाए, आगे पूरा पहुंचेगा नहीं वहां तक। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो, एक बार जाने दो आप मेरे को। घड़ी डिटर्जेंट है, अच्छा घड़ी घड़ी है वो, तो कहा एक बार घड़ी पर विश्वास करके देखो आप। तो मल्लाह का ठीक है भाई, जगमाल चला जाएगा। जगमाल ने कहा भाई पता तो लगाओ लड़कियों को लेके गए कहां है, अटैक कहां करना है भाई, केवल अटैक करके हराना थोड़ी, अपने को लड़कियों को लेके आना है। तो पता चला कि जो गुजरात का राजा महमूद बेग, उसका एक महल है अहमदाबाद में। कहां पर महल है उसका? अहमदाबाद में उसका एक महल है, और उसके महल में उसकी राजकुमारी रहती है, और राजकुमारी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था राजकुमारी का? राजकुमारी गिंदोली वहां पर रहती है उस महल में, और अपने वाली लड़कियों को भी वहां पे गिंदोली के महल में बंद करके रखा हुआ है। वो सारी गिंदोली की नौकरानियां, अपने वाली लड़कियों को वहां दासियां बना लिया, नौकरानियां बना लिया कि गिंदोली सुबह सुबह कहेगी मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां उसके शैम्पू करती है। वो दिन में कहेगी मैं मैगी खाऊंगी, तो क्या बना के लाती है उसके लिए? मैगी बना के लाती है। तो वहां अपने काम कर रही है। तो जगमाल ने कहा कि अपने तो अहमदाबाद पे हमला करो और वहां से उठा लो लड़कियों को। लोगों ने कहा कि यार तुम मूर्ख है क्या, अहमदाबाद के राजा की बेटी वहां पे रहती है तो सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि यार जहां पे राजकुमारी रहे वहां पे सिक्योरिटी नहीं, हर कोई आनिया बानिया घुस जाए, और यदि वहां चले गए तो वापस एक भी नहीं आ पाएगा। तो जगमाल ने कहा तो क्या क्या जाते यार, दिमाग लगा थोड़ा बहुत, थोड़ी जासूसी करवाई, थोड़ा पता लगवाया। तो पता चला कि शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे के दिन जो है, राजकुमारी गिंदोली अपने महल से बाहर जाती है, बाहर एक दरगाह, उस दरगाह पे धोख लगाने के लिए, दरगाह समझ गए, एक दरगाह पे धोख लगाने के लिए जाती है। और जब राजकुमारी गिंदोली वहां धोख लगाने के लिए जाती है तो अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बना के साथ लेके जाती है। कोई पूजा की थाली पकड़ती है, कोई अगरबत्तियां पकड़ती है, कोई सोल पकड़ती है, कोई फूल पकड़ती है, और वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती। और स्वाभाविक बात है, जहां पे भगवान का घर है वहां पे सिक्योरिटी होने का मतलब ही नहीं, भगवान ध्यान रखे वहां पर किस बात की सिक्योरिटी है। तो कहा वहां जब शुक्रवार के दिन में 11 बजे के आसपास आती है, वहां से उठाएंगे अपने इनको। तो कहा ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। कहां के घोड़े अच्छे माने गए? याद रखना वैसे ही बात को, राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल घोड़ों की कहां हुआ करती थी, कहां होती? मालानी नस्ल के घोड़े बहुत अच्छे होते। अब जहां के अच्छी नस्ल के घोड़ों को बिकने के लिए जाएंगे तो मालानी नस्ल के घोड़ों को बेचने के लिए लोग दूर दूर तक जाते। तो जगमाल ने अपने साथ 10-15 साथी लिए, अच्छे 10-15 अच्छे घोड़े लिए, और मालानी नस्ल के घोड़े लेके यहां से अहमदाबाद जाके बैठ गए उस दरगाह के पास में। बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को, गुरुवार को शाम को जाके वहां पर बैठ गए कि इधर आएगी राजकुमारी गिंदोली कल, और राजकुमारी गिंदोली आएगी तो अपनी लड़कियां साथ आएगी, अपनी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। आता जाता आदमी को पूछे कौन हो तुम, यहां कैसे बैठे हो? सब घोड़े बेचने हैं। और व्यापारी तब इधर उधर घूमते ही रहते थे, सब जगह व्यापारी घूमते थे। कोई जाके घोड़े की रेट पूछ ले आप जैसा कि अरे घोड़ा कितने का दिया, तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला बंदा कह इतना महंगा थोड़ी भाई साहब, ओरिजिनल माल है, ऐसे थोड़ी ना कोई मालानी का घोड़ा है, सस्ते में कैसे मिल जाएगा? तो उसने कहा तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा, इतना महंगा दोगे तो। वो मन ही मन सोचे कि बेचने किसको है, अपने रखने ही है सारे के सारे। और दूसरे दिन नियत समय पे 11 बजे फ्राइडे वाले दिन राजकुमारी गिंदोली नौकरानियों को लेकर दरगाह पर आई। उन लड़कियों ने इन घुड़सवारों को देखा, घुड़सवारों ने लड़कियों को देखा, एक ही गांव के थे, जानते तो थे एक दूसरे में। उनका आ जाओ तुम सारी। लड़कियां भाग के आगे अपने भाइयों को देखते, घोड़ों पे बिठाए, वहां से रवाना। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है भाई। जगमाल जानता था कि गुजरात का राजा पीछा तो करेगा, और पीछा करेगा तो फिल्मों की तरह अपने कहेंगे। अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो है ना, तुम्हारी लड़की को यहीं पर भून दिया जाएगा, खोपड़ी उड़ा देंगे हम इसकी। तो हॉस्टेज बना के लाए गिंदोली को वहां से। पर गुजरात का राजा पीछा करता, उनको पता चलता, तब तक तो मेवानगर पहुंच गए थे। मेवानगर लाने के बाद में लड़कियों को उनके घर वालों को दिए। घर वाले बहुत राजी हुए, सबने जगमाल के जय जयकार की। उस दिन मेवानगर में घी के दिए जलाए गए, और राजकुमारी गिंदोली के लिए एक अलग कैंप की व्यवस्था की कि भाई राजकुमारी गिंदोली को छोड़ दो, इसके पिताजी पीछे से आएंगे तब इनको भेज देंगे। इतने में गुजरात की राजा की सेना, वो सेनापति जो उठा के लेके गया था वही वापस आया लेने के लिए। वो यहाँ पहुंचा और उसने आते ही जगमाल को कहा ये क्या तरीका है, तुम हमारे राजकुमारी गिंदोली को कैसे उठा सकते हो? इन्होंने कहा यार स्वाभाविक बात है, तुम हमारी लड़कियों को उठा के लेके गया था, तू तो गलत नीयत से उठा के लेके गया। हमारा तो ऐसी कोई नीयत भी खराब नहीं है, हम इसलिए उठा के लाए थे कि तू जब पीछा करे तो हमारे पास में कोई ना कोई होना चाहिए। भाई तुम पूरी सेना लेके पीछा करोगे, हम तो यार 15 आदमी थे तो हम क्या करते। पर अब यहाँ आगे, अब तो तू लड़ेगा तो भी हमारी तो पूरी सेना खड़ी, लड़ ले बोले। और बाकी गिंदोली का हम तो वापस भेजने के लिए तैयार है। गिंदोली कैंप में बैठे, नौकरों का जाओ गिंदोली कर दो कि जाए, उसके बाप का सेनापति आया, वापस अपने घर पे चली जाए। नौकर गए, नौकरानियां गई। को नौकरानियों ने जाके कहा कि राजकुमारी गिंदोली तुम्हारे पिताजी के सेनापति हैं, तुम्हें वापस लेने के लिए आए। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। गिंदोली ने कहा जीना यहां, वो अपने वाली लड़कियां जब वहां पर थी तो वो गिंदोली को हमेशा कहती कि राजकुमारी गिंदोली तुम कितने दिन तक हमें इस महल में बंद करके रखोगे, हमारा भाई जगमाल आएगा, कर्ण अर्जुन आए और हमें यहां से पक्का लेके जाए। और गिंदोली उनको कहती ऐसा क्या जगमाल है, तुम जानती हो ये मेरे पिताजी का राज्य है, और तुम्हारे जगमाल जैसे ने किसी ने आक्रमण कर दिया ना तो तोड़ के फेंक दिया जाएगा, एक बंदा साबुत नहीं जा पाएगा यहां से। पर वो लड़के हमेशा कहती नहीं, तुम हमारे भाई को जानती नहीं हो, जगमाल आएगा तुम्हारे बीच में से हमें उठा के ले जाएगा। इसलिए जब जगमाल वहां गिंदोली को बिठाता है तो गिंदोली पहली बात इस बात से इंप्रेस होती है कि यार बंदे ने आक्रमण कर दिया, इस प्रकार से अटैक किया, अपनी बहनों के लिए इस कदर आ गया कि उठा के ले गया। तो फिर उसको बहुत अच्छा लगता है, और गिंदोली यूं जगमाल से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाती।
लोगों ने, वो नौकरों ने आगे जगमाल को कहा कि गिंदोली जा ही नहीं रही है। क्यों? तो अगर ये मैं जगमाल के साथ रहूंगी। जगमाल गया, जगमाल ने जाके कहा कि नहीं, तुम अलग मजहब की हो, मैं अलग मजहब का हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यहां पे रहोगी। उसने बेचारे ने फिर कहा कि मोहब्बत ये सब कहां देख पाती है, अब तेरे अलावा मैं कहीं भी जाने वाली। फिर जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। गिंदोली वड़ती धरान घुड़ला ऊपर घाल मांडल स्यूं लियायो मर्द मालरो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के लाया था? आपने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां हर गणगौर पर गिंदोली के गीत गाती है। हम सदियों सदियों से गिंदोली के गीत गाते हैं। जिस दिन उठा के लाए थे उस दिन गणगौर थी। क्या थी? देखो स्टार लगा के, गिंदोली अपने बाबू है। भाई अपनी पूर्वज ही रही होगी, पुरानी पीढ़ी वालों की तो कुछ लगती होगी। देखो, गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। हाँ सुनील, अब बता तू कहां बिठा रहा था? पीछे वाले स्टूडेंट, तुम्हारी शिकायतें मेरे पास 2-3 दिन से है। एक कान खोल के एक बात सुनिए, यहां सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा ये केवल ये लोग तय करेंगे जो बाहर कार्ड चेक करते हैं। आप में से कोई अपने हिसाब से नहीं तय करेगा। फिर भी आपकी किसी की दिक्कत है कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा और कहीं नहीं बैठूंगा, मेरे पास ऑफिस में आके मिल लेना, या तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, वरना कोचिंग दे ना दे मैं पैसे देके घर भेज दूंगा, तुम चले जाना घर पे यदि तुम्हें इतनी प्रकार की दिक्कत होती है तो। पर क्लास में मिसमैनेजमेंट नहीं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर के अंदर 10 बाकी बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़े। पीछे तुम एक ही रो खाली नहीं छोड़ते हो, फिर वहां पे आने जाने की जगह नहीं बचती, पानी पीने के लिए बच्चे कहां से जाएं, वॉशरूम के लिए बच्चे कहां से जाएं। थोड़ा यदि तुम कोऑपरेट नहीं करोगे, और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा काम पढ़ाना है, यदि मैं इस प्रकार के भाषण दूं, मैं एक दिन पहले ही आपको समझा के गया था पीछे वालों को कि तुम ध्यान रख लो। ये मेरे को आज कह रहा था कि सर आप समझा के गए, तो उन्होंने कहा कोई समझा के जाओ, हम तो यहीं बैठेंगे, क्या कर लेगा कोई हमारा? तो क्या कर लेगा वो तो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, तुम भी बेहतर ढंग से जानते हो इस बात को। यदि किसी ने बदतमीजी की तो कोचिंग से तो निकलेगा और निकलेगा, कूटूंगा मैं, है ना। और वीडियो और जल्दी वायरल हो जाएंगे किस प्रकार क्लास से बाहर निकाला गया। तो थोड़ा ध्यान रखें यार, आप छोटे भाई बहन हो, मुझे लगता है यार परिवार की तरह है। इस बात के लिए तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां नहीं बैठूंगा यहां बैठूंगा। ये मुझे कार्ड चेक करने वाले कह रहे हैं कि सर लड़कियां तक बदतमीजी करती है। इससे बुरा तो और क्या ही होगा। या तो तुम्हारी क्लास का महिला सशक्तिकरण थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने नयका देवी को ढंग से पढ़ा दी तुमको ज्यादा। लड़कियों को लगता है कि हम सब, कोई गोरी आए हमारे सामने हम निपट लेगी, तुम मुझे गोरी मानती हो, इसका मतलब। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखा करें क्लास के अंदर। हाँ, तो भाई बहनों की तरह बैठ जाया करें यार, ये जहां बिठाए ये ज्यादा जानते हैं ढंग से कि कहां से रास्ता होगा, कहां से नहीं होगा, कहां से निकलेंगे, कहां से नहीं निकलेंगे। आपकी क्लास, आपको पढ़ना है। यदि ये बिठाने में और ये भाषण देने में बातें हुई तो वो पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो है, प्लीज ध्यान रखना। पीछे बढ़ो, दोबारा इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे कोई शिकायत हो तो मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, ऑफिस में आके मिल लेना, मुझे बता देना क्या शिकायत है। अगला राजा लिखो, ये लाइन बॉक्स में बंद कर लो। अगला राजा लिखो, चुंडा। जगमाल को राजा नहीं बनाया मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने कहा कि नहीं, जगमाल बदमाशी करता है, इसलिए मल्लीनाथ जी ने जगमाल को राजा नहीं बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया, अपने भाई को बना दिया था। मल्लीनाथ जी का भाई था वीरमदेव, क्या नाम था? वीरमदेव को राजा बना दिया। फिर वीरमदेव मर गया तो उसका बेटा चुंडा राजा बना। तो अगला अपने सीधा चुंडा ही लिखो, अपने तो काम काम वाले राजा पढ़ने। चुंडा ये वही है जिसके बारे में आप पढ़ते हो कि इसने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मारवाड़ के लाखा के साथ की थी, पढ़ा था। तो अब तो आगे आप मारवाड़ में जितने राजा पढ़ोगे ना, इन सब के नाम सुने हुए आपके। तो एका दुका राजा भले छोड़ दो, बाकी मेवाड़ वाली हिस्ट्री के अंदर इनके कहीं ना कहीं नाम सबके आए हुए थे। तो चुंडा वही है जो अपनी बेटी हंसाबाई की शादी किसके साथ करता है? लाखा। और बात सुनो, राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? मेवानगर। कौन सी है? शुरुआत में खेड़, और खेड़ से ये लोग कहां पे शिफ्ट हुए? मेवाड़। इधर जोधपुर साइड के अंदर एक मुख्य कैपिटल जो पड़ती थी वो थी मंडोर। कौन सी थी? और मंडोर में थे प्रतिहार। मंडोर में कौन थे? पढ़े हमने, मंडोर के प्रतिहार। मंडोर वाले प्रतिहार अब कमजोर होते जा रहे थे। वही है शक्तियां, एक शक्ति ऊंची आती, दूसरी कहीं ना कहीं क्या होगी? कमजोर। मंडोर वाले प्रतिहारों के सामने दो दिक्कत आ रही थी। मंडोर वाले प्रतिहार दिल्ली का सामना नहीं कर पा रहे थे, वो तो दिख ही रहा था भाई, कमजोर हो गए, दिल्ली का सामना कैसे करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपस में लड़ने लग गए। आपस में लड़ने लग गए तो कोई कहे मंडोर में रखूंगा और दूसरा कहे मंडोर में रखूंगा। तो प्रतिहारों को, जो भी इनका सियाना आदमी था, उसको लगा कि यार ऐसे तो नहीं पार पड़ेगी, क्या किया जाना चाहिए। तो इन प्रतिहारों ने अपनी एक राजकुमारी की शादी, आवाज सही नहीं आ रही, एक्स्ट्रा आ रही है तो बढ़िया यार, फिर तो तुम्हें डबल फीस देनी चाहिए। क्या है सुनील, देख भाई,
हाँ, दूसरी क्लास चल रही है आपके, वेरी गुड यार। हाँ? एक ही फीस में 2 क्लास के मजे, ऐसी आजादी और कहां। हाँ। क्या भाई सुनील है? अब सही है, चलो दोबारा बोलूं लाइन, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मंडोर वाले जो प्रतिहार थे ये मंडोर को संभाल नहीं पा रहे थे, तो मंडोर वाले प्रतिहारों ने अपनी एक राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ कर दी। राठौड़ों का राज तब उभर रहा था मारवाड़ में, प्रतिहारों का राज डाउन जा रहा था, तो प्रतिहारों को लगा कि यार मंडोर अपने जो संभाल नहीं पाते, राठौड़ों को दे देते। तो राठौड़ों कैसे दिया जाए, तो इन्होंने अपनी एक राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ की और मंडोर दहेज में दिया। मंडोर किस में दिया? दहेज के अंदर दे दिया। तो अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई? मंडोर। पहले राजधानी थी खेड़, खेड़ से आए मेवानगर, मेवानगर से कहां गए? लेकिन मंडोर जीता नहीं था इन लोगों ने। मंडोर इनको कैसे मिला था? यहां प्रतिहारों की एक ब्रांच काम कर, धीरे धीरे जब बड़े कई पीढ़ियों तक राज चलते तो ब्रांचें चेंज होती रहती थी। यहां जो ब्रांच काम कर रही थी वो ब्रांच थी इंदा। कौन से प्रतिहार थे? वो इंदा प्रतिहार अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ करते हैं और चुंडा को मंडोर किस में दे देते हैं? दहेज। लिखो प्रतिहार कोष्टक में इंदा लिखना ना। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस तो चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। कोष्टक में इंदा लिख लेना ना, प्रतिहारों की ब्रांच थी इंदा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की, राजकुमारी की शादी चुंडा से की, तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी, तथा मंडोर दहेज में दिया गया। चुंडा का नया नया आरएस में सिलेक्शन हुआ था, तो कहा 2 BHK फ्लैट दे दो भाई इसको मंडोर वाला, तथा मंडोर दहेज में दिया गया। आप सारे आरएस लगते ही ले लोगे? देखो हंस हो रहे हैं सारे हैं? अच्छा, लड़कियां करी एक बार आरएस लगने दो सर, फिर हम इनको देंगे ही नहीं। ले लेंगे? है? लेंगे दहेज में, मतलब किससे? पापा कहोगी कि 2 BHK दो, लड़कों वालों से कहोगी? अच्छा, लड़कियां कर, हाँ अच्छा मेरे नाम प्रॉपर्टी करवाओ। पर ये काम तो जाए तो मुझे सबसे अच्छा ही लगे कि भाई अपने समाज में ना, मुझे यूं हमेशा दहेज वाली बात लगती है कि अक्सर अपने यूं बात करते रहते हैं कि भाई दहेज प्रथा खराब है, दहेज प्रथा खराब है। तो मुझे लगता है यार ये एक सामान्य सिद्धांत बन गया हमारे समाज का कि लड़की वाले जो हैं वो देना चाहते हैं, लड़के वाले हैं वो लेना चाहते हैं। अच्छा, लड़के वालों में भी किनको दहेज मिल रहा है? जो दहेज मांग के ले रहे हैं वो किनको मिल रहा है? जो नौकरी लग गए, है ना? जो बेरोजगार बैठा उसको तो कोई बाई नहीं दे रहा। मेरी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ आंखें मत निकालो ऐसे, ठीक है? हाँ, यहाँ मुंडा शोक नाल सड़ा है, ठीक है? तो वहां भाई नौकरी वाला, अब वो जो नौकरी लग गया वो भी इस बात को जानता है कि यार जब तक नौकरी नहीं लगा था तब तक तो नहीं दे रहे थे। इसका मतलब मुझे तो नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? फिर दो। सामान्य सी बात, दहेज प्रथा उस दिन समाप्त हो जाएगी। लड़कियों में एक दूसरा कंसेप्ट काम कर रहा है। लड़की 3rd ग्रेड टीचर लग गई, वो चाहेगी कि वो 2nd ग्रेड से शादी करे। 2nd ग्रेड लग गई, वो नहीं चाहती तो घर वाले पक्का चाहते हैं वो 1st ग्रेड से करे। वो 1st ग्रेड लगी हुई है वो चाहेगी RS से करे। वो RS लगी हुई है वो चाहेगी IS से करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लड़की RS लगी हुई है और बेरोजगार से कर ले। मैं कहूंगी यदि आप पढ़ी लिखी लड़कियां, नौकरी लगी हुई लड़कियां बेरोजगार से करने लग जाए तो वो तो झाड़ू पोछे लगाए सारे दिन आपके, महिला सशक्तिकरण अपने आप में हो जाए। पर हमारा समाज उन टेबुओं को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी नौकरी वाली लड़की को यहां उल्टा काम कर रहा है। नौकरी लगा हुआ लड़का ज्यादातर चाहेगा कि बिना नौकरी वाली लड़की है। नौकरी लगी हुई लड़की पक्का चाहेगी कि उसका बंदा बहुत काम, भाई नौकरी नहीं लगा तो बहुत पैसे वाला है, उस टाइप का, उस हिसाब का है, वो एकदम यूं बेरोजगार टाइप में वैसे नहीं करना चाहेगी। तो अभी तक समाज अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को नहीं तोड़ पा रहा है। जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं टूटेंगे तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। और ये समस्याएं केवल उन्हीं जगह पे जहां नौकरी वाला सवाल है। वरना मैं मेरे आसपास में जितने शादी ब्याह घरों में रोते हुए देखता हूं, मैंने आज दिन तक ही नहीं सुना किसी ने दहेज मांगा हो। किस बात का मांगे? मांगने के लिए कुछ सामान भी तो होना चाहिए आगे, है? भाई हमारे घर की है कोई भाई है, उसकी शादी कहीं कर रहे हैं, तो अगला यदि कोई नौकरी लगा हुआ और तब तो वो मांगे। अब वो खुद ही कुछ नहीं कर रहा है तो वो तो इस बात का एहसान बन रहे कि हम दे रहे हैं। ये कहे उल्टा कि उल्टा यदि कोई दे रहा है और कोई लड़का बेरोजगार है तो किस बात का मांगते हैं? नॉर्मली कहते हैं भाई ठीक है जैसा जो हो वो कर लेना, समाज के जो नॉर्मल सामान्य सिद्धांत के अनुसार हो जाती है। उल्टा आजकल दूसरा है, लड़के वाले तो दहेज मांगे नहीं मांगे, लड़का खुद तो बेचारा मांगे नहीं मांगे, लड़की पक्की अपने घर वालों से मांगती है कि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी। अब तो आप लड़कियां सब कह सकते हो नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, हमें से नहीं करते। तो हमारे घर में भी लड़कियां हैं, आसपास में भी लड़कियां हैं। और वो तो मैं हमेशा सुनाता ही कि मेरे एक फ्रेंड और उनके वो सिस्टर की शादी, तो मैंने एक दिन उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कहाँ है?
तो उन्होंने कहा यार मैं तो वो सुनार वाली दुकान पे हूँ, सोनी जी के पास आया हुआ हूँ, और गहने वहने बनवाए थे, नॉर्मल गहने वगैरह देते हैं गाँव में। तो अरे मैं कहा अच्छा, तो महीने भर पहले बनवा ली। कहा यार ठीक है, फिर सावे ज्यादा होते हैं, एंड टाइम पर बाद में गहने मिलते नहीं यार, ये प्रॉब्लम भी रहती है। और उन्होंने, मैं यहाँ था तो उन्होंने कहा कि तू है ना शादी में 3-4 दिन पहले आ जाना। हम बीकानेर में कई साल तक करीब साथ पड़े हुए थे, तो शादी में 3-4 दिन पहले जाना। तो मैंने कहा ठीक आ जाऊंगा। फिर वो 3-4 दिन पहले मेरे से गया नहीं गया, एंड टाइम पर वापस उन्होंने फोन किया मेरे को 2 दिन पहले थे कि मैंने तेरे को कहा था तू आ जाना, तू आया नहीं अभी तक। तो मैं यार पहले तो कोई काम आ गया था, आज की मैंने टिकट करवा ली, कल मैं पहुंच जाऊंगा, बारात अपने परसों आएगी, कल शाम तक मैं आ जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है पक्का पक्का आ जाना। तो मैंने वापस पूछा तू कहाँ है, तो उसने वापस कहा कि मैं सोनी जी की दुकान पे हूँ। तो मैं क्यों यार, आपने तो सोनी जी से ले गए थे 1 महीने पहले ही, अब वापस जाने की आवश्यकता कहां पड़ी। उन्होंने कहा तू हाँ फिर बताऊंगा तेरे को। फिर शादी वादी हो गई, रवाना विदाई हो गई, उसके बाद हम शाम को अकेले बैठे थे, तो मेरे को वापस आना था, तब मैं खाना खा रहा था, तो मैंने वापस उससे पूछा कि वो तो क्या बात बता रहा था उस दिन। तो उसने कहा यार अपने तो गहने वहने सब बनवा लिए थे, सब काम एकदम हो ही गया था, पर तभी फिर बाकी बाइयां आनी शुरू हुई, तो फिर दूसरों का देखा कि इन दीदी के तो ये बनाया हुआ, मेरे तो ये भी नहीं है, इन दीदी के तो ये यार, मेरे तो ये भी नहीं है, तो हमारा तो यार लफड़ा हो गया, हमने वो सारे के सारे दोबारा बनवाए। तो ये देखो ये सामान्य सिद्धांत है ना। एक वो पहले हमारे सर पढ़ाते हुए हमेशा एग्जांपल दिया करते थे, एक डॉक्टर साहब लग गए, तो डॉक्टर साहब की सगाई कहीं पर की गई, तो अच्छे पैसे वाले घर के अंदर की गई, कोई जो अच्छे पैसे वाला था उसी ने डॉक्टर साहब को जाके पकड़ा। नॉर्मल है, यदि आसपास में कोई नौकरी लग गया तो जो सामान्य लोग हैं वो जाते ही नहीं उनके घर पे, वो सीधा है भाई नहीं आउट ऑफ रीच है, मरने दो, अपने को दूसरा देखते हैं। हम भाई सब घरों की है, हम मैं तो भाई मेरे घर में भी देखते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं, कोई हाँ भाई ये ज्यादा मांगेंगे, रहने दो, अपनी पार नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो वो सर बता देंगे, डॉक्टर साहब लगे, डॉक्टर साहब की सगाई को अच्छे पैसे वाले परिवार में हो गई, तो वो जो ससुर जी थे डॉक्टर साहब के, उन्होंने डॉक्टर साहब को एक दिन फोन किया कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। डॉक्टर साहब एकदम सामान्य सिद्धांतवादी, डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात करते हो, गाड़ी क्यों चाहिए, और मैं दहेज वगैरह में यकीन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा अरे दहेज किस बात का है, ये तो मैं मेरी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपको लेना ही चाहिए, और आप तो केवल इतना बता दीजिए कि कौन से कलर की लेनी है और कौन सी कंपनी की लेनी है, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने, और बेटी को देना ही है मुझे। तो आपके घर वालों ने कोई डिमांड नहीं की, आपने कोई डिमांड नहीं की, ये मेरी तरफ से मेरी बच्ची को गिफ्ट है। डॉक्टर साहब ने वापस कहा कि नहीं सर, ये भले गिफ्ट के रूप में दिए जाएं, पर मैं इस बात को जानता और समझता हूं कि दहेज है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए इन चीजों में यकीन नहीं। उनके पिताजी ने वापस कहा कि देखो ऐसी बात नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आप, मैं खुश होकर दे रहा हूं। डॉक्टर साहब ने साफ साफ ही मना कर दिया, तो बेचारे क्या करते अगले वाले। ठीक, शाम को लड़की का डॉक्टर साहब के फोन पास फोन आएगा, मंगते तो तेरी तनख्वाह से पूरी जिंदगी में गाड़ी नहीं ला पाएगा, है ना। और सुने, अभी पापा को फोन करके गाड़ी दो, और एक बात और सुन, पापा दे रहे हैं 10 लाख वाली, पर इनके पास पैसे ज्यादा हैं, तू 20 वाली मांगे। लड़का शाम को फोन करके कि दिन में तो मैं नींद में था, ब्लैक ले लूंगा, ब्लैक स्कॉर्पियो जो नई आई है ना, वो वाली निकलवा दो तो थोड़ी ठीक रहे मेरे लिए, है ना। तो ना कई चीजों में आदर्श काम नहीं आते, यथार्थ की सच्चाइयां बहुत कड़वी है। हम आदर्शवादी बातें कितनी ही करें, पर उनका जो रियलिस्टिक रूप है ना, वो बहुत अलग रूप में दिखाई देता है समाज में। तो ये यूं देखने को लगता ही है, तो बस सिंपल सी बात है। तो जितने RSN लड़के सेलेक्ट होते हैं, उनको बाद में लगता है कि भाई साहब 3 साल पहले मैं यहीं बैठा था, एक ही नहीं आ रहा था, अब घर समाज का सितारा है, सितारा पहले चमक रहा था, ये सितारे की चमक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। ये सामान्य सी बातें हैं जी। हाँ, और मैं तो हमेशा कहता और मैं तो इस प्रथा के एकदम पक्ष में रहता हूं कि लड़कों अपनी बहनों को खूब सारा दहेज देना है, खूब सारा, जितना दहेज देना उतना देना है, क्योंकि भारत में लड़कियों के पास संपत्ति का अधिकार है, पर अभी तक लड़कियां ले नहीं रही। ये देखो और जिस दिन लड़कियां इस मामले में जागरूक हो गई और इन्होंने संपत्ति लेनी शुरू कर दी, उस दिन जितना अपने दहेज देते हैं ना, उसे 3-4 गुना ज्यादा ले जाएगी। भाई अपने पास जमीन है, 20 बीघा जमीन है, एक भाई और एक बहन है, 2 है, हिसाब से 10-10 बीघा बंट जानी चाहिए, 10 इनके और 10 इनके होनी चाहिए। लेकिन वो बहन कह रही है कि नहीं मैं 10 नहीं लूंगी, 20 तू रख, और भाई भी उल्टा कह रहा है कि ठीक है, इसके बदले में मैं तेरे को गिफ्ट दे दूंगा, है ना। और गिफ्ट भी कैसे, मतलब एक साथ नहीं देने, डाउन पेमेंट जमा करो ना, फिर किस्तों में। एक बार डाउन पेमेंट दहेज वाला है, बाद में तेरी सासू मरेगी तो कपड़े ला के देंगे, तेरा ससुराल मरेगा तो लाएंगे, तेरे टाबर होंगे तो लाएंगे, तेरे टाबर होंगे ब्याह करेगी तो लाएंगे। कितने धीमे धीमे किस्तें चल रही है ना। लड़कों इस बात में खुश रहा करो, और ये बात लड़कियों को ज्यादा बतानी नहीं है, ये सर तो भोली है, इनको तो वैसे ही नहीं समझ में आता, और तुम ज्यादा यूं समझा मत देना ये बात। मैं कहता हूं जिस दिन दहेज प्रथा हमारे खत्म हो गई, उस दिन इतने पुलिस केस होंगे जिसके अंदर नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, जिसको भले कोई कितना अदरवाइज ले। मैं ऐसी बात बोल देता हूं, फिर कोई वीडियो लगा देता हूं, फिर कोई नीचे लिखता है देखिए इस जालिम आदमी को। यही लोग हैं जो दहेज के लिए कर देते हैं हत्या। तो मुझे डर लगता है कि यार बोलना चाहिए, पर मैं यार सच्चाई बात तो यही है, भले माने भले ही नहीं माने, आप सच्चाई से कितना दूर भाग सकते हो। तो आप तो लड़कों तो ये कोशिश क्या करोगे, बहन को क्या करोगे, ले तुम खूब सारा लेके जा, क्योंकि आप यकीन मानिए आप कितना भी खूब सारा दे दोगे तो भी उस जमीन के बराबर नहीं दे पाओगे, उसके रेट ज्यादा। हाँ हाँ ससुराल जा, देखो इसने कितना यूं लंबा सोचा है। और
इसका कहना है कि सर भाई हम संपत्ति ले लेंगे तो आगे जाके ननद को भी तो देना पड़ेगा, और हम किसी को भी दे सकते हैं, ननद को मरी नहीं देंगे। ननद वाला जो भाव है ना, अल्लाह रहम करे। मतलब मैं कई बार देखता हूं कि भाई घर में कोई भाई है, उसके लिए देख के लड़का देख के है कि घर परिवार अच्छा है, तो क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो अगला फटाफट करेगा ननद को नहीं। अच्छी क्या बात है, कई जगह तो और राजा की सासू मरेड़ी है, ये अच्छी बात। अगले बंदे की मां नहीं है, तुम्हें अच्छी बात कैसे लग सकती है? लड़की और राजी हो रही है कि बढ़िया है, दो तो सल्टी साइड के अंदर है, तो लड़कियों तुम्हारा ये जो ईर्ष्या का भाव है ये नहीं जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, वरना मनोरंजन खत्म हो जाएगा यार पूरा। मनोरंजन इसी का काम है। हाँ मैं, हाँ हाँ सास बहू के सारे सीरियल बंद हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, तो मैं तो खुद, मैं यूं गांव, हाँ मैं तो गांव में गया हुआ होता हूँ, तो बुआ कोई बहन जो भी आए हुए होते हैं उनके सामने उनके सासू की दो तीन बुराइयां करो, चला के मैं कर देता हूँ, फिर वो टूटती है। ऐसे मैं यही सुनना चाहता था, तू कितनी कर रही है, दो चार में मेरी तरफ से यूं कर देता हूँ। एक बार हम तुम्हारे आए थे ना, तुम्हारे बस, हाँ ऐसा सही कर रहे हो एकदम आप। चलो तो आगे लिखो। तो चुंडा को दहेज में क्या मिला? मंडोर। दहेज लो तो ऐसा लेना, ढंग का लेना, पूरा मंडोर लिया। तुम 2 BHK में राजी हो जाते हो, ढंग का फार्म हाउस दोगे RS लगने के बाद। हाँ तो चुंडा को तो लिखो, क्या लिखा? मंडोर दहेज में लिखो। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अरे अभी थोड़ी लेना है। हाँ हाँ अरे रुक जा रहे। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई। चुप, लेगा चुप जाओ। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। इसकी एक रानी थी चांद कंवर। क्या नाम था? उस चांद कंवर ने जोधपुर के अंदर एक बावड़ी बनवाई, तो नाम ही रख दिया चांद बावड़ी। क्या नाम रख दिया? लिखो, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तब तक जोधपुर नहीं बसा था, पर उस इलाके में बाद में बस गया था। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल, है ना, भाटियों का राज था वहां पे। चुंडा इन भाटियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता और उस लड़ाई में लड़ता हुआ काम आ गया था। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? पुगल के भाटियों के खिलाफ। लिख लो, यह है पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। पुगल बीकानेर में जगह पड़ती है। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। यह है पुगल के, हाँ पद्मिनी वाला वो है ना, पुगल की पद्मिनी। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसका बड़ा बेटा था रणमल। कौन था? पर इसने रणमल को राजा नहीं बनाया, इसने राजा बना दिया था कान्हा को। किसको राजा बना दिया था? लिखो, इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not appoint his elder son Ranmal as king. He did not appoint his elder son Ranmal as king. इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not appoint his elder son Ranmal as king. इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था, बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। फिर बात आगे की बात आपको पता है, रणमल बाद में उधर मोकल का संरक्षक बना था, और बाद में अंसाबाई को कहता है कि तू तेरी थोड़ी सेना दे, सेना लेके मारवाड़ आता, यहाँ पे राजा बन जाता। बताया था मैंने, एक लाइन लिख लो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन, रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। अगला राजा लिखो। फिर रणमल की ज्यादातर बातें अपनी पढ़ी हुई है, सीधा अगला राजा लिखो, जोधा। अगला राजा कौन है? जोधा।
अच्छा, एक बात अपनी पड़ी हुई है कि आंवड़ बावड़ वाली संधि से जोधा को वापस क्या मिलता है? मंडोर। मारवाड़ का जो है मंडोर मिलता है 1453 में। कब मिल गया था? पर जोधा की एक बात समझ में आ गई कि यार मंडोर इतनी अच्छी लोकेशन पर नहीं, मंडोर अपनी राजधानी रहेगी तो अपनी पार नहीं पड़ी, तो जोधा एक नई राजधानी बरसाता है आपने, जोधपुर। कौन सी राजधानी बरसाता है? जोधपुर की स्थापना उदयपुर से ठीक 100 साल पहले हुई थी। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559। तो जोधपुर की कब हो गई? लिखो 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी। 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी जोधपुर की स्थापना की गई। ही फाउंडेड जोधपुर। जोधपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड जोधपुर। जोधपुर की स्थापना की। तो बताओ देखिए, जोधपुर की स्थापना कब हुई है? उदयपुर की कब हुई? सिरोही की कब हुई? 1425। अजमेर की कब? और यहां पर एक किला बनाया मेहरानगढ़। कौन सा किला बनाया? लिखो, यहां पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। तथा यहां पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। तथा यहां पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर कौन से किले का निर्माण करवाया गया? मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? जोधा ने करवाया। और यहां मेहरानगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले की जो नींव है वो करणी माता ने लगाई थी। किसने लगाई थी? करणी माता का नाम सुना होगा? लिखो, करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। कौन से किले की नींव लगाई थी? मेहरानगढ़। किसने लगाई थी? करणी माता, है ना? याद रखना, ये कोई पूछ ले आपसे, इसलिए भी याद रखना कि मुझे याद आता है पहले जब मैं पढ़ा करता था कोचिंग में, तो दिलीप सर हमें राजस्थान जी के पढ़ाते, सर ने लिखवाया कि करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा करणी माता मूर्ति से बाहर कैसे आई? तो याद रखना कि करणी माता तब जिंदा थी, है ना? जैसे आपने जन्म लिया वैसे करणी माता ने जन्म लिया था, बाद में उनके मरने के बाद हमने उनकी पूजा करनी शुरू की है, तो तब जिंदा हुआ करते। और रणमल की धर्म बहन थे करणी माता। जोधा के पिताजी कौन थे? रणमल। तो रणमल की धर्म बहन कौन बने हुए थे? करणी। और अपने घरों में अभी तक रिवाज होता है कि घर के मकान की नींव वगैरह लगाई जाए तो घर की किसी बहन बेटी से लगवा ली जाए, है ना? तो बहन, भुआ, कोई बेटी, कोई हो से लगवा लेते, नींव लगवा लेते हैं। अब रणमल की यदि धर्म बहन है करणी माता, तो जोधा की क्या लगी? भुआ। और भुआ यदि आपकी चमत्कारी महिला फिर उससे लगवा लो। तो इन्होंने बाद में कहा कि बुआ जी ये पहला पत्थर तो आप रख जाओ आके। तो करणी माता आए और जोधपुर में कौन से किले की नींव लगा के गए? किले के अंदर खुद इन्होंने एक माता जी का मंदिर बनाया, चामुंडा माता का। कौन सी माता जी का मंदिर बनाया? लिखो 1460 ईस्वी में, अगले साल मतलब ना, 1460 ईस्वी में, इन 1460 एडी। 1460 ईस्वी में, इन 1460 एडी मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया। चामुंडा माता टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया। चामुंडा माता टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया। जोधा की एक रानी हुआ करते, उनका नाम था जसमा दे। क्या नाम था रानी का? रानी जसमा दे हुआ करते। और रानी जसमा दे ने यहां पर एक तालाब बनवाया, इसलिए तालाब का नाम हो गया रानी सर। क्या हो गया? सर का मतलब ही तालाब होता है, वैसे रानी ने सर बनवाया इसलिए नाम क्या हो गया? रानी सर। तो अपने बाद में रानी सर तालाब बोलने लग जाते हैं उसको। लिखो, रानी जसमा दे ने, क्वीन जसमा दे, रानी जसमा दे ने, क्वीन जसमा दे, जोधा जी की रानी रानी जसमा दे ने जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानी सर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानी सर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानी सर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानी सर पॉन्ड एट जोधपुर। इन दिनों दिल्ली में एक सुल्तान राज कर रहा था, उसका नाम था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी इधर अटैक कर देता है जोधपुर की तरफ, उसको जोधा हरा के भेज देता है। तो जोधा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? देखो, जोधा ने दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। जोधा डिफीटेड बहलोल लोदी ऑफ जोधपुर ऑफ दिल्ली। जोधा ने दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। जोधा डिफीटेड बहलोल लोदी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बहलोल लोदी को हराया था। डिफीटेड बहलोल लोदी ऑफ दिल्ली। एक इतिहासकार का आपने मेरे से बार बार नाम सुना होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन बंदा बताओ थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी कहते हैं भाई मारवाड़ में जितने ही राजा थे ना, उनमें पहला प्रतापी कोई राजा हुआ, पहला ताकतवर कोई राजा हुआ राठौड़ों में, तो वो कौन था? जोधा। किसके अनुसार?
लिखो, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था। जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था। जोधा वॉज फर्स्ट पावरफुल राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। जोधा वॉज फर्स्ट पावरफुल राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था। प्रतापी मतलब ताकतवर, प्रताप जिसकी शक्ति हो, प्रताप हो जिसके पास। जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था। जोधा वॉज फर्स्ट पावरफुल राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़, है ना। तो कोई पूछे ओझा जी पहला प्रतापी राठौड़ राजा किसको मानते हैं, तो किसको मानते हैं? जोधा। तो यही था, सीधी बात भी। अगला राजा लिखो, मालदेव। मालदेव थोड़ा सा याद करो तो आपको याद आ जाएगा कि खानवा के युद्ध में सेना लेके कौन गया था कि मालदेव। हालांकि मैंने बताया था कि राजा मारवाड़ का मालदेव नहीं था, राजा था गंगा। कौन था? तो मालदेव के पिताजी का नाम क्या हो गया? लिख लो, पिता गंगा। और मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। क्या नाम था मम्मी का, बताओ देखिए। पद्मा कुमारी। ये जो पद्मा कुमारी थी ना, ये सिरोही के अंदर एक राजा हुआ था, जगमाल देवड़ा। सिरोही में राजा कौन हुआ? थोड़ी सी आप बात याद करोगे तो याद आएगी, जिसने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर के लड्डू देके मार दिया था। मैंने लिखवाया नहीं था, कहानी सुनाई थी कि जगमाल देवड़ा की शादी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई के साथ हो रखी थी। आनंदाबाई से मिलने गया, जहर दिया, बताया था। जगमाल देवड़ा और आनंदाबाई की जो बेटी थी वो यही है, पद्मा कुमारी है। तो पद्मा कुमारी कौन से राजा की बेटी है? जगमाल देवड़ा कहां का राजा? लिख लो, एक बार सवाल पूछा हुआ रिपीट कर ले। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री, डॉटर ऑफ जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री, डॉटर ऑफ जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री, डॉटर ऑफ जगमाल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही की कौन से राजा की बेटी है? ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, पिता को मार के राजा बना था। पिताजी का नाम क्या है? कहते हैं कि गंगा जी थोड़ा अफीम वगैरह ज्यादा लिया करते थे। एक दिन मेहरानगढ़ की खिड़की में बैठे हुए थे सुबह सुबह, मालदेव ने जाके, मालदेव तो कहता मैं चरण स्पर्श कर रहा था, पिताजी खुद ही गुड़ गए थे उधर, जनता के दिन इसने पकड़ के धक्का मारा था। तो मालदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बना। लिख लो, मालदेव ने अपने पिता की हत्या की तथा मारवाड़ का राजा बना। मालदेव मर्डर्ड हिज फादर एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। मालदेव ने अपने पिता की हत्या की तथा मारवाड़ का राजा बना। मालदेव मर्डर्ड हिज फादर एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। मालदेव ने अपने पिता की हत्या की तथा मारवाड़ का राजा बना। मर्डर्ड हिज फादर एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। अच्छा, ओझा जी वैसे बताते तो सही बता रहे हैं वो कि जोधा जो था वो मारवाड़ का पहला प्रतापी। पर मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार यदि किसी आदमी ने किया था तो वो आदमी कौन था? कि जब मालदेव राजा बना था ना, तो मारवाड़ के राजा के पास में दो ही परगने हुआ करते। परगने समझते ना, है ना। राजा की जमीन है वो तो खालसा, सामंतों की जमीन है जागीर, और खालसा के जो भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। और राजा के पास दो ही परगने थे, एक तो राजधानी, राजधानी जोधपुर आ गई, मंडोर के बाद राजधानी कहां आ गई थी? जोधपुर। एक तो वो परगना है, एक परगना इनके पास और हुआ करता, सोजत। कौन सा था? आमड़ बामड़ वाली संधि में कहा था कि सोजत के इधर से मारवाड़ और सोजत के उधर उधर क्या है? मेवाड़। तो ये तो सोजत वाला परगना मिला था वो, और एक जोधपुर। इनके पास दो ही परगने थे। सोजत के अंदर मालदेव ने अपना राज तिलक करवाया था। ये तो जहां राज तिलक करवाया सोजत, वो इनके पास परगना है। एक इनकी जो राजधानी है जोधपुर, वो इनके पास परगना है। बाकी राजा के पास में ज्यादा जमीन नहीं थी। पर मालदेव जब राजा बन गया, इसने 52 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? और 58 परगने जीते। 52 बैटल्स और 58 परगना। तो मुझे याद एक बार आरपीसी का सवाल था, राजस्थान का वह राजा जिसने 52 युद्ध और 58 परगने जीते कौन था? याद रहेगा, जबकि राजा बना तब कितने परगने थे? लिखो, राज तिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन। राज तिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, मालदेव के पास केवल 2 परगने थे। मालदेव हैड ओनली 2 परगनाज। मालदेव के पास केवल 2 परगने थे। मालदेव हैड ओनली 2 परगनाज। मालदेव के पास केवल 2 परगने थे। मालदेव हैड ओनली 2 परगनाज। 1 नंबर 2 नंबर लगा के लिखो। एक नंबर लगा के लिख लो सोजत। सोजत कहां पड़ता है? पाली। सोजत के क्वेश्चन लिख लेना, राज तिलक तो याद रहेगा, यहां पे उसका राज तिलक हुआ था, कोरोनेशन। और 2 नंबर लिख लो जोधपुर। और जोधपुर राजधानी थी इनकी, तो वो तो पता ही है। तो 2 परगने कौन कौन से बताओ देखे? सोजत। और अगली लाइन स्टार लगा के लिखना, काम की लाइन वो है। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन,
मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। मालदेव won 52 battles and 58 परगनाज। मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। मालदेव won 52 battles and 58 परगनाज। मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। मालदेव won 52 battles and 58 परगनाज। कितने युद्ध जीते, कितने परगने जीते? 58। जैसे कौन कौन से, अपने 58 तो नहीं पर दो चार बड़े बड़े परगने देखते हैं। जैसे एकदम लेफ्ट में लिखना, तो मैं इधर परगने लिखूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे हम कि किससे छीने थे इसने वो परगने, किसको हरा आगे छीन। तो लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अट्ठावन नहीं पर 8 तो लिखो। कितने परगने जीते टोटल इसने? 58। कितने युद्ध जीते? 52। कौन कौन से बताओ देखिए। फलोदी, बिलाड़ा, सिवाना, रायपुर और बहदराजून, नागौर, जालोर, मेड़ता और बीकानेर। मैं बता दूंगा अभी लोकेशन कहां कहां किसकी है, अपने पढ़ते हैं। फलोदी का मैंने एक नाम बताया था पहले, तमणी। कक्कुक ने सिलूक ने तमणी और वल को जीत लिया था, पढ़ा था हमने। चलो तो वापस देखो, फलोदी कहां, जोधपुर में पड़ता है। फलोदी इसने जैसलमेर वालों से छीना था। पहले जैसलमेर वालों के अंडर में हुआ करता। मालदेव जैसलमेर पर अटैक करके उनसे क्या छीन लेता है? जैसलमेर में रास्ता भाटियों का, तो आगे लिख लो जैसलमेर के भाटियों से, फ्रॉम भाटीज ऑफ जैसलमेर। तो पूछा कि जैसलमेर वालों से इसने क्या छीन लिया था, तो क्या छीन लिया था? फलोदी छीन लिया था जैसलमेर की भाटियों से। अच्छा, दूसरा कौन सा? बिलाड़ा। बिलाड़ा जोधपुर में एक जगह पड़ती है। बिलाड़ा इसने छीना था सिरवियों से, सिरवी जाती है यहां पर, उनसे ये बिलाड़ा छीन लेता है। लिख लो सिरवियों से, फ्रॉम सिरवीज, सिरवियों से, फ्रॉम सिरवीज। तो सिरवियों से मालदेव क्या छीन लेता है? बिलाड़ा। जैसलमेर वाले भाटियों से क्या छीन लेता है? क्या छीन लेता है? फलोद। सिवाना बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, सिवाना इसने छीना डूंगर सिंह से। लिख लो फ्रॉम डूंगर सिंह। सिवाना अलग है मतलब? जालोर में कहा है सिवाना? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, कहां पड़ गया तू जालोर में? जालोर बॉर्डर लगता है वहां, इसलिए तेरे कंफ्यूजन हो गया होगा। अच्छा, रायपुर और बहादुरादून दो जगह है। रायपुर तो पड़ता है पाली में, बहादुरादून पड़ता है जालोर में। रायपुर तो कहां पर है? पाली। बहादुरादून कहां पर है? जालोर। और ये दो जगह इसने छीनी वीरा सिंधल से। वीरा सिंधल नाम का आदमी था, उससे छीन ली, फ्रॉम वीरा सिंधल। रायपुर कहां पड़े आपका? पाली। बहादुरादून कहां पड़े? नागौर इसने छीना दौलत खान से। जालोर इसने छीना सिकंदर खान से। नागौर किससे छीना? दौलत खान। जालोर किससे छीना? सिकंदर। चलो अब नीचे वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वालों से। मुझे बताओ दे, खानवा के युद्ध में मेड़ता से भाग लेने के लिए कौन गया? वीरम। इसका मतलब मारवाड़ से गया मालदेव, मेड़ता से गया वीरम। तो इसका मतलब कंटेम्पररी है, एक ही टाइम के, इसने उसी से छीना था। तो आगे लिख लो वीरम देव से, फ्रॉम वीरम देव। वीरम देव से किसे छीना था? वीरम। अच्छा मुझे बताओ, खानवा के युद्ध के टाइम में बीकानेर में राजा कौन है? सुन लो, खानवा युद्ध के टाइम बीकानेर का राजा कौन है? तो इसने बीकानेर किसे छीना? जैतसी से। लिखो जैतसी से। यही गलतियां करोगे तुम एग्जाम में, फ्रॉम जैतसी। नीचे वाले दोनों के स्टार लगा लो, मेड़ता बीकानेर। सुनो देखो, जोधा पढ़ा ना अभी हमने। जोधा का एक बेटा था बिक्का। कौन था? एक बेटा था दुद्धा। बिक्का चला गया था बीकानेर। बिक्का कहां चला गया? दुधा चला गया मेड़ता। दुधा कहां चला गया? और मेड़ता का राजा दुधा के बाद बन गया वीरमदेव। दुधा के बाद कौन बन गया? वीरमदेव। अब यदि बीकानेर वाले और मेड़ता वाले जोधपुर से गए और जोधा के बेटे थे, जोधा राठौड़, तो ये भी राठौड़ हो गए।
जोधपुर में जी राठौड़ वंश है तो बीकानेर वाला भी कौन सा वंश हो गया? राठौड़। और मेड़ता वाला भी कौन सा हो गया? और शुरू शुरू में इन राठौड़ों के बीच में बहुत अच्छी हारमोनी थी, बहुत अच्छा यूं सद्भाव था इनके बीच में कि बीकानेर वालों की कोई लड़ाई होती, जोधपुर वाले राठौड़ साथ देने के लिए जाते, जोधपुर वाले राठौड़ों की कोई लड़ाई होती, बीकानेर वाले साथ देने के लिए आते, दोनों के एक दूसरे के ब्याह शादियां होती तो एक दूसरे को सिगरी नुते मिलते। सिगरी नुते समझते हो? कौन कौन ऐसा जो सिगरी नुता नहीं समझता? चलो, पूरे परिवार को एक साथ बुलाना, क्या बोलते हो उसको आप फिर? विद फैमिली। वेरी गुड, क्या बताया इन्होंने, है ना? सिगरी को बोलते हैं विद फैमिली। आगे आपके समझ है? तो ये तो मैं कह रहा हूं पूरे परिवार सहित बुलाना। हाँ, अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हो आप? और सह परिवार, ये तो हिंदी के शब्द है। हाँ? हाँ? क्या कहते हो? हाँ, ये पीछे चून, चून नोट। अच्छा, सबका चून हमारे इधर है। हाँ, यही मतलब होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ, चूल्हा क्या बोलते हैं? चूल्हा न्योत। हाँ, पूरे चूल्हे को न्योत है। भाई आपके घर पे चूल्हा नहीं जलना चाहिए, आज हमारे घर पे आकर लो, यही तो है। हाँ, वो हमारे साथ में उसको सिगरी नोता कहते हैं कि भाई, तो गांव में बुलावे दो प्रकार से दिए जाते हैं। गांव में क्या है भाई, खाने का बुलावा देने के लिए जाना है, तो नॉर्मल जा कहते हैं भाई हमारे खाना है, इसका मतलब एक आदमी, इसका मतलब है। और एक किसी के जाग कह के आते हैं कि सिगरी है, मतलब सारे, एक भी नहीं चूकना चाहिए, सारे के सारे हमारे जीवने के लिए आओगे। और गांव में लफड़ा तो तब पड़ता है जब किसी को सिगरी देना था और गलती से आप उसको बोल नहीं पाए, भाई आप भूल गए यार, एक को सीधा देना है, को सिगरी देना है, को सीधा देना है, और कोई टाबर जो भी करने के लिए गया या कोई दूसरा सदस्य करने के लिए गया, उसने उनको सिगरी नहीं कहा। अब उस घर का एक आदमी आएगा और वहां टेंट के अंदर टेढ़ा टेढ़ा घूमेगा, तो अपने घर का कोई आदमी देख के उसको कहता है अरे अकेला है, टाबर का है, और वो बड़े एटीट्यूड जवाब देता है कि सिगरी दियो। जब हमें सिगरी नुता ही नहीं दिया तो हम तुम्हारे सारे क्यों आएंगे? जालोर साइड में और भयंकर एक जोरदार व्यवस्था है, इधर जिसको बारात में लेके जाना होता है उसको साबुन देनी पड़ती है। किधर आप, किधर क्यों? सिरोही में? हाँ, आगे बात हो सिरोही जालोर। इधर सिरोही जालोर साइड में जिसको बारात में लेके जाना तो उसको देते हैं साबुन कि ना लेना। कल नहा धो के तैयार रहना, किसने चलना अपने बर। तो ये साबुन को नए तो खा जाते हैं, उसको बोलते हैं साबू, और सह को बोलते हैं तो बोलते हैं हाबू, हाबू कहते हैं। तो अब मान लो आपका कोई दोस्त है और आप उसको साबुन देना भूल गए, तो वो आपकी बारात में नहीं जाएगा। अब मान लो आपकी ब्याह शादी खत्म हुई, 3-4 दिन बाद में आप फ्री हुए, गांव निकले, तो आपने वो दोस्त मिला, आपने अरे यार तू मेरी बारात में नहीं चला, और वो बड़े एटीट्यूड जवाब देगा हाबू दियो। कि जब मेरे को हाबू मिला ही नहीं तो मैं तेरी बारात में। तो आप भी अपने जिन जिन दोस्तों को शादी में लेके जाना चाहते हैं उनको क्या दोगे? हाबू। साबुन ही क्या दिया जाएगा? हाबू देना पड़ेगा। तो कई साल तक तो बीकानेर जोधपुर वालों ने एक दूसरे को हाबू दिए। अब बना राजा मालदेव, राजा कौन बना? और मालदेव ने बीकानेर पर अटैक किया। मालदेव ने जब बीकानेर पर अटैक किया तो जेतसी था उधर, जेतसी ने कहा अरे यार तुम राठौड़ हम राठौड़ भाई भाई है, और 4 पीढ़ी पहले तो अपना बाप ही एक ही था, तो यार ये मतलब अटैक क्यों हम पे? मालदेव ने कहा सुन, मैंने खुद के पापा को नहीं बख्शा, तुम 4 पीढ़ी पहले के भाई थे, और बीकानेर पे कब्जा कर लेता है। तो बीकानेर के राजा जेतसी उसके साथ एक युद्ध लड़ता है, उस युद्ध का नाम है पाहेबा का युद्ध। क्या नाम है? पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध बोलते हैं उसको, लिखो नया हेडिंग डालो, एक पाहेबा या साहेबा का युद्ध, बैठ लो, पाहेबा या साहेबा। किस किस के बीच में बताओ देखे? मालदेव और जेतसी। जेतसी कहां का राजा? बीकानेर। लिख लो क्वेश्चन बीकानेर। जेतसी युद्ध में लड़ता हुआ मरता है, तो कोई पूछे जेतसी कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन से युद्ध में? लिखो जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। जेतसी डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। जेतसी डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव वॉन एंड कैप्चर्ड बीकानेर। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव वॉन एंड कैप्चर्ड बीकानेर। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया और अपने एक बंदे को बीकानेर सौंप दिया। उसने, उस बंदे का नाम था कुंपा। क्या नाम था? लिखो, तथा उसने कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा राठौड़। तथा उसने कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा राठौड़। तो जेतसी का बेटा था कल्याणमल।
जैत सिंह का बेटा कौन है? ये जब लड़ाई हुई थी तब कल्याणमल हरियाणा था। हरियाणा में एक जगह पड़ती है, आपने बीच में नाम सुना होगा, सिरसा। वहां सिरसा बैठा हुआ था और इसको समाचार मिले कि अपने पिताजी ने मालदेव के खिलाफ युद्ध लड़ा है और उस युद्ध के अंदर अपने पिताजी लड़ते हुए मारे गए और अपने बीकानेर पे तो किसने कब्जा कर लिया? मालदेव ने कब्जा कर लिया। अब क्या किया जाए? तो उसको लगा यार अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, कोई बड़े खुंटे की जब तक अपने को वो सहायता लेनी पड़ेगी, जब तक बड़ा सहारा नहीं मिलेगा तब तक हमारी पार नहीं। तो वो चला जाता है दिल्ली शेरशाह सूरी के पास। किसके पास चला जाता है? लिखो, जैत सिंह का बेटा कल्याणमल, जैत सिंह सन कल्याणमल, जैत सिंह का बेटा कल्याणमल, जैत सिंह सन कल्याणमल, जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। किसको अप्रोच कर लेता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पास चला गया, अप्रोच्ड शेरशाह सूरी, अप्रोच्ड शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के पास चला गया। किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी। इधर मेड़ता का राजा कौन था? वीरमदेव। वीरमदेव के और मालदेव के बीच में एक हाथी को लेकर लड़ाई थी। हाथी का नाम था दरियाजोश। क्या नाम था? मालदेव जब राजकुमार था जोधपुर का, तब तक वीरमदेव मेड़ता का राजा बन गया था। तो वीरमदेव को मालदेव ने एक बार कहा कि अंकल यार आपके पास ये हाथी है दरियाजोश, ये मेरे को दे दो। और वीरमदेव ने मना कर दिया। वीरमदेव ने कहा मेरा है, क्यों दूं मैं? तो जब मालदेव राजा बना तो उसने कहा लेना तो मुझे आता है। तो अटैक ही कर देता है मेड़ता पे। मेड़ता पे अटैक करता है, मेड़ता पे कब्जा कर लेता है। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। तो राजस्थान के दो राजा शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। कौन कौन? कल्याणमल और वीरमदेव। लिखो, लाइन चेंज करके लिखना। दरियाजोश नामक हाथी को लेकर, रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश, दरियाजोश नामक हाथी को लेकर, रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश, दरियाजोश नामक हाथी को लेकर, रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश, मालदेव तथा मेड़ता के वीरमदेव में विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव ऑफ मेड़ता। मालदेव तथा मेड़ता के वीरमदेव में विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव ऑफ मेड़ता। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव ऑफ मेड़ता। तथा मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया एंड मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। तथा मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया एंड मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। मेड़ता पर अधिकार कर लिया। लाइन चेंज करके लिखो, काम की बात ये, वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया। वीरमदेव अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। अभी थोड़े साल भर पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थान के कौन से दो राजा शेरशाह सूरी के पास चले गए थे? तो कौन कौन चले गए थे? कल्याणमल और वीरमदेव। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। पंखा चलाए उधर से भाई, ये पंखा चला दो। शेरशाह सूरी, ठंड लगेगी, पंखा बंद करें? बंद करो भाई उधर, ठीक है? बहुमत ज्यादा है देख। और वैसे इस क्लास की लड़कियां दबंग है सारी, धमकियां देती है। लिखो क्या लिखा? तो वीरमदेव किसके पास चला गया? तो कौन कौन दो बंदे शेरशाह सूरी के पास चले गए? एक तो कल्याणमल चला गया। कौन चला गया? वीरमदेव। कल्याणमल को क्या चाहिए? अपना बीकानेर। वीरमदेव को क्या चाहिए? अपना मेड़। ये कहानी एक बार साइड में छोड़ते हैं, कौन किसके पास गया। ये दूसरी कहानी सुनिए। दिल्ली में राजा था हुमायूं। दिल्ली में राजा कौन है? हुमायूं। बिहार का राजा है शेरशाह सूरी। बिहार का राजा कौन है? शेरशाह सूरी। बिहार कहां का राजा है? बिहार। मैंने आपको बताया था कि पहले भारत में लोदियों का राज था। लोदी अफगान थे। लोदी कौन थे? अफगान। और अफगानों का राज भारत में खत्म करने वाला आदमी था बाबर, और बाबर था मुगल। बाबर कौन था? इसलिए मुगलों के और अफगानों के बीच में आपस में बनती नहीं थी। इसलिए जहां भी मुगलों के खिलाफ कोई भी लड़ता, उसका साथ देने के लिए कौन आते? अफगान। हमने पढ़ा था कि महमूद लोदी खानवा युद्ध में सांगा के पास में आ गया था, और हाकिम खान सूर हल्दी घाटी वाले युद्ध में प्रताप के साथ आ गया था। हमेशा लड़ते थे। शेरशाह सूरी अफगान है। शेरशाह सूरी कौन है? अफगान। कहां का राजा है? बिहार। मुगल कौन है? हुमायूं। वो कहां का राजा है? दिल्ली। तो मुगलों अफगानों में बनेगी नहीं। मुगलों अफगानों के बीच में लड़ाई हुई और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को लगातार 2 युद्धों में हराया। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। कौन कौन सी लड़ाइयां? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, चौसा और बिलग्राम की लड़ाइयां। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया। तो बेरोजगार कौन चल रहा है? कौन किससे हार के? शेरशाह सूरी कहां का राजा है और कहां पे कब्जा करके बैठ गया? दिल्ली। तो हुमायूं भाग गया वहां से। हुमायूं वहां से भागा तो अपने राजस्थान की तरफ आया, मारवाड़ आया। अपने मारवाड़ में एक जगह पे रुका हुआ था, जोधपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह पे रुका हुआ था जोगी तीर्थ। कौन सी जगह? जोगी तीर्थ नाम की जगह, यहां पर ये रुका हुआ था। कौन? हुमायूं। और हुमायूं को लगा कि यार क्या करें, किससे सहायता प्राप्त करें, और इसको लगा कि यदि मैं मालदेव से सहायता मांग लूं तो मालदेव मेरी सहायता कर देगा, तो मैं शेरशाह सूरी को हरा के वापस कहां पे कब्जा कर लूंगा? मेरे दिल्ली। तो इसने शेरशाह सूरी से के खिलाफ सहायता के लिए मालदेव के पास 3 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? एक दूत भेजा, उसका नाम था मीर समंद। क्या नाम था? एक दूत भेजा, उसका नाम था रायमल सोनी। क्या नाम है? और एक दूत भेजा, उसका नाम था अतका खान। कौन कौन 3 बंदे बताओ देखे?
मीर समंद, रैमल सोनी और अतका खान। किसने भेजे? हुमायूं ने भेजे। किसके पास भेजे? मालदेव के पास। किसके खिलाफ सहायता के लिए? कौन सी जगह से? कौन सी जगह से? जो ये गए मालदेव के पास, रण जाकर राजा मालदेव, हम हुमायूं के दूत है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया, समाचार तुम्हारे पास आ गए होंगे और हमारे हुमायूं को शेरशाह सूरी के खिलाफ तेरे से सहायता चाहिए। मालदेव ने कहा मांगो, क्या सहायता चाहिए? सब दो। एक तो रहने की जगह नहीं है, दिल्ली से तो भागे हम, अब रुके कहां पे? दूसरा, हम तैयारी कर रहे हैं शेरशाह से वापस लड़ने की, पर सेना कम पड़ रही है। मालदेव ने कहा दोनों सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने अभी अभी कब्जा किया है बीकानेर पे। 1541 में कहां पर कब्जा किया था इसने? बीकानेर। सेम टाइम की घटना है। तो तुम बीकानेर चले जाओ, मेरा एक बंदा कुंपा राठौड़ वहां पर बैठा हुआ है, मैं लेटर लिख के भेजता हूं और कुंपा तुम्हें बीकानेर की चाबियां दे देगा। हुमायूं को कहो कि आराम से कहां पे जाके रहे, बीकानेर। और एक दूसरा क्या मांगा तुमने कि सर वो लड़ाई होगी, थोड़ी सेना चाहिए, कि जब भी लड़ाई करने के लिए जाओ उससे एक दिन पहले मिस कॉल कर देना और लोकेशन शेयर कर देना कहां आना है, जहां तुम बुलाओगे वहां पर मैं लड़ने के लिए। अच्छा सर थैंक यू, इतना काम कर दिया आपने। और क्या सुनो, ये 2-3 बोरियां पड़ी है, ये लेके जाओ हुमायूं के लिए, भरी हुई बोरियां डालो तुम्हारी गाड़ी में। इनमें सर क्या है? काजू बादाम है मेरी तरफ से, तो हमारे हुमायूं को मेरी तरफ से ड्राई फ्रूट्स देना। और वो तीनों राजी होके गए हुमायूं के पास। हुमायूं जाकर, क्या बंदा है, अपने को रहने की जगह मिल गई है बीकानेर, और लड़ाई का उसने कहा कहीं बुला लेना। हमने कहा भी उसको कि शेरशाह सूरी से लड़ना, उसने कहा भले कोई सा सूरी हो, मैं लड़ दूंगा उसके खिलाफ। और सर आपके लिए काजू बादाम और भेजे, एकदम काचा बादाम है। हुमायूं कहा पहले ये खोलो रे तुम। गाना गाना शुरू किया उसने। उसने कहा बाकी बाद में देखेंगे अपने। उनका सर 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 ये बादाम तो खा लेना, पर एक बात और सुन लो थोड़ी सी। क्या क्या बात सुना नहीं है बताओ भाई, दूसरी क्या बात रहेगी तुम्हारी? एक्चुअली सर हम जब जोधपुर में उससे बात करने के लिए गए थे, और जब वो हमको ये कह रहा था कि मैं तुम्हें बीकानेर दे दूंगा, लड़ने के लिए सेना दे दूंगा और काजू बादाम भी ले जाओ मेरी तरफ से, ठीक उसी टाइम उसने हमसे मिलने के बाद पास वाले कमरे में जाके एक आदमी से और बात की थी। किससे? कि वो शेरशाह सूरी का दूत था, दिल्ली से आया हुआ था। वो क्या कहने आया था? वो कहने ये आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया सर? पता नहीं, ये नहीं पता मालदेव को क्या रिप्लाई दिया। उसको मालदेव ने क्या रिप्लाई दिया होगा। अब हुमायूं फंस गया। हमें लगा यार सेम टाइम में एक दूत दिल्ली से आया हुआ है और पता नहीं मालदेव उसको क्या बोल गया। हुमायूं पढ़ाई करता था सारा दिन, पढ़ने में बहुत अच्छा था हुमायूं, लाइब्रेरी अपने साथ में लेके घूमता। हुमायूं के दो ही शौक थे, एक तो हुमायूं हमेशा पढ़ता रहता था, लाइब्रेरी साथ रखता, एक सारा दिन अफीम खाता, अफीम खाया हुआ रहता था एनी टाइम। तो आप हुमायूं मरा ही नहीं दो की वजह से। वो दिन अफीम खाया हुआ भयंकर लाइब्रेरी से उतर रहा था और अचानक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। मस्जिद से अजान की आवाज आती और वो भूल गया, और वो अजान की आवाज उसको लगा नमाज का टाइम हो गया और वो झुकने लगा कि भाई मैं नमाज पढ़ लूं। अब सीढ़ियों पे कैसे बैठेगा, तो लुढ़क गया। तो हुमायूं के लिए कहा ही जाता है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई। कौन से मुगल बादशाह के लिए कहा जाता है ऐसा? वो जिंदगी भर और लड़खड़ाने से उसकी। लेनपुल नाम का इतिहासकार है, लेनपुल कहता है मुगल बादशाह पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया था। तो कौन सा मुगल बादशाह था? तो वो लाइब्रेरियन हमेशा उसके साथ में रहता था। उसके जो लाइब्रेरियन था उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? अब भाई बंदा दोस्त किसका होगा? जिसके पास ज्यादा बैठेगा। अब वो यदि ज्यादा लाइब्रेरी में बैठता है तो उसका दोस्त भी कौन होगा? लाइब्रेरियन होगा। तो भाग के अपने लाइब्रेरियन के पास गया, मुल्ला सुर्ख के पास गया और कहा भाई मुल्ला यार एक बात बता मेरे को, वो 3 दूत अपन ने भेजे थे, मीर समंद, अतका खान, रैमल सोनी, वो जाके आए मालदेव के पास, कहा है कि बीकानेर दे दूंगा, मिलिट्री असिस्टेंस जितनी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगी। पर यार एक दिक्कत है इसमें, वहां जब ये तीनों गए थे वहां शेरशाह सूरी का दूत भी आया हुआ था और वो ये कहने आया था कि इनकी सहायता नहीं करनी है। अब अपने को नहीं पता कि उसको क्या रिप्लाई दिया होगा। तू थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी यार, किताबें विताबें पढ़ता रहता, तू बता यार उसको क्या कहा होगा। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि मालदेव ने उसको यह कहा है कि मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, बीकानेर मेरे बंदे तैयार बैठे हैं, जाते हुमायूं को गिरफ्तार कर लेंगे, तू आजा दिल्ली से पकड़ के ले जा। उसने कहा इतना बड़ा धोखा, मतलब ये अपने को बीकानेर भेजकर अपने को गिरफ्तार करवाना चाहता है? उसने कहा हाँ। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करवाएगा? उसने कहा इस आदमी की हिस्ट्री चेक की है मैंने, इस बंदे ने अपने पापा को नहीं बख्शा, तू लगता क्या है इसका? तो हुमायूं ने कहा तो अपने को अब क्या करना चाहिए? उसने कहा चप्पलें हाथ में लो, आसपास नहीं दिखेंगे वरना पकड़ेगा ये। तो हुमायूं बेचारा यहां से भागा, जो ठेठ पाकिस्तान में एक राज्य पड़ता सिंध। कौन सा राज्य था? तो सिंध में जाके रुका था। तो कोई पूछेगा कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी? किससे हारने के बाद? कौन सी जगह से? कौन सी जगह से? तो कौन कौन से दूत भेजे उसने? मीर समंद, रैमल सोनी और मालदेव ने क्या क्या देने का वादा किया? बीकानेर और सैनिक सहायता। लेकिन हुमायूं उसकी बात पर विश्वास है और किसके कहने पे किधर चला गया था? और मुल्ला सुर्ख कौन था? हेडिंग डालो मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं रिलेशंस, मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं रिलेशंस। मालदेव हुमायूं संबंध, मालदेव हुमायूं रिलेशंस। देखो शेरशाह सूरी से हारने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से हारने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम शेरशाह सूरी,
आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम शेर शाह सूरी। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। हुमायूं वॉज पासिंग थ्रू मारवाड़। फुल स्टॉप लगा के अगले लाइन में लिखो। जोगी तीर्थ नामक स्थान से इट पैलेस नेम्ड जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ नामक स्थान से इट पैलेस नेम्ड जोगी तीर्थ। उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे। ही सेंट 3 मैसेंजर्स या 3 एम्बेसडर्स टू मालदेव। उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे। ही सेंट 3 एम्बेसडर्स या 3 मैसेंजर्स टू मालदेव। उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे तथा शेरशाह के खिलाफ सहायता की मांग की। एंड डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेरशाह। तथा शेरशाह के खिलाफ सहायता की मांग की। डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेरशाह। शेरशाह के खिलाफ सहायता की मांग की। डिमांडेड हेल्प अगेंस्ट शेरशाह। 3 दूतों के नाम लिखो बोर्ड पे लिखे हुए। मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खान। कौन कौन 3 बंदे हैं बताओ देखिए। मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खान। एक बात लिख लो, कितना तो लिखो। ठार ठार खावणो। कौन कौन 3 दूत है बताओ देखे। मीर समंत, रायमल सोनी और उतार ली तीनों ना। लाइन चेंज करके लिखो। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। मालदेव रिप्लाइड पॉजिटिवली। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। मालदेव रिप्लाइड पॉजिटिवली। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। मालदेव रिप्लाइड पॉजिटिवली। तथा उसने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। तथा उसने हुमायूं को बीकानेर व सैनिक सहायता देने का वादा किया। एंड ही प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। एंड ही प्रोमिस्ड हुमायूं टू गिव बीकानेर एंड मिलिट्री असिस्टेंस। तथा उसने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। क्या देने का वादा किया? बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का। लेकिन हुमायूं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन हुमायूं उस पर विश्वास नहीं करता है। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट हिम। लेकिन हुमायूं उस पर विश्वास नहीं करता। बट हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट हिम। हुमायूं कुड नॉट ट्रस्ट हिम। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर एंड ऑन एडवाइस ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर एंड ऑन एडवाइस ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख। तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर। अध्यक्ष फ्रेंड नहीं हो सकता। बस तो पुस्तकालय का अध्यक्ष था और इसका फ्रेंड था। ठीक है। तथा पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर एंड ऑन एडवाइस ऑफ हिज चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख वह सिंध की तरफ चला गया था। ही मूव्ड टू सिंध। किधर मूव कर गया वो? सिंध। सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान। वह सिंध की तरफ चला गया था। ही मूव्ड टू सिंध। अच्छा, अब यहां पे ये दोनों कच्चे कच्चे से खिलाड़ी है। यहां मालदीव की भी गलतियां हैं और हुमायूं की भी गलतियां हैं। मालदीव की गलती यह है, हुमायूं की गलती तो यह है कि उसने क्रॉस चेक ही नहीं किया इस बात को। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि वो अपने को पकड़वा सकता है और वो यहां से भाग गए। वापस क्रॉस चेक कर लेते, वापस एक बंदा और भेज लेते, पूछ लेते कि यार ऐसा कोई तुम्हारा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। वो एकदम यूं मुल्ला सुर्ख की बात पे विश्वास करके भाग गया था यहां से। मालदेव की गलती यह है कि वो ये जानता था कि उसके 2 बंदे शेरशाह के पास बैठे हुए हैं। किसके पास बैठे हुए? शेर। इसलिए यदि मैं हुमायूं के साथ में गठबंधन बनाता हूं तो शेरशाह के खिलाफ मेरे लिए ठीक रहेगा थोड़ा। लेकिन उसने भी हुमायूं को ज्यादा भाव दिए नहीं। हुमायूं ने अपने दूत भेजे, उसने कहा कि हाँ सहायता कर दूंगा। इसकी अपेक्षा यदि वो चला के चला जाता, सामने चला जाता, नहीं भाई रुक यार, तुम आराम से मेरे पास रहे, तेरी सेना है मेरी सेना, दोनों मिलकर शेरशाह से लड़ लेंगे तो आने वाली जो चुनौतियां थी उनका सामना कर सकता था। लेकिन दोनों ही समझदारी नहीं दिखाते। यदि थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते तो दोनों शेरशाह के खिलाफ क्या बना सकते थे? गठबंधन। और अफगानों का राज जो भारत में आ गया था उसको क्या कर सकते थे? समाप्त। लाइन छोड़ के लिखो। यदि मालदेव तथा हुमायूं, इफ मालदेव एंड हुमायूं, यदि मालदेव तथा हुमायूं, इफ मालदेव एंड हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, हैड शोन सम विजडम,
इफ मालदेव एंड हुमायूं हैड शोन सम विजडम, थोड़ी विजडम शो करते, हैड शोन सम विजडम, यदि थोड़ी समझदारी दिखाते, तो शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। देन दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। देन दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह सूरी, दे कुड मेक एन अलायंस अगेंस्ट शेरशाह सूरी, तो वे शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे तथा अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे। एंड कुड इलिमिनेट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, या कुड डी रूट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, तथा अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे। कुड इलिमिनेट अफगान रूल फ्रॉम इंडिया, अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे, है ना। तो ये 2013 के मेंस में क्वेश्चन था, मालदेव तथा हुमायूं के बीच किस प्रकार के संबंध थे, बताइए। तो बता सकते हो कि उन्होंने सहायता मांगी थी लेकिन उनके बीच में गठबंधन नहीं बन पाया। यदि वो गठबंधन बन जाता तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपने बता देंगे। अच्छा, वास्तव में मालदेव ने हुमायूं के पास जो दूत आए थे उनको यह कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, और शेरशाह सूरी वाला जो दूत आया तो उसको कहा था सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि मालदेव जानता था कि यार मेरे दो बंदे किसके पास बैठे हुए, शेरशाह। तो उसने कहा यार तुमने मेरे दो बंदे बिठा रखे और मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं, ये तो हुमायूं क्रॉस चेक नहीं करके फालतू में भाग गया था, वरना मालदेव हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार बैठा था। इधर वो जब दूत शेरशाह वाला वापस गया, उसने शेरशाह वाले दूत ने जाके कहा शेरशाह को, यार वो तो कह रहा है कि मैं तो हुमायूं की सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तो शेरशाह ने अब तक कल्याणमल वीरमदेव को केवल बिठा रखा था, अब तक उनकी सहायता नहीं की थी। अब उसने कल्याणमल वीरमदेव का इधर आओ, आओ क्या प्लान बता रहे थे तुम उस दिन, बताओ देखे। और कल्याणमल वीरमदेव ने कहा कि सर दो हम और तीसरे आप, तीनों मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और मालदेव के खिलाफ युद्ध करते हैं और मालदेव को मार देंगे। और मालदेव को मारने के बाद कल्याणमल ने कहा मैं रख लूंगा मेरा बीकानेर, वीरमदेव ने कहा मुझे मिल जाएगा मेरा मेड़ था, तो शेरशाह ने कहा मैं, तो तुम जोधपुर रख लेना, मालदेव को तो मार ही देंगे तो तुम क्या रख लेना, जोधपुर, और हमें हमारे जो पैटर्नल स्टेट है वो हमारे दिला दे, कल्याणमल को दिला दे बीकानेर, और वीरमदेव को क्या दिला दे, शेरशाह का पॉसिबल है, अरे का सर तीनों मिलके जाएंगे, पॉसिबल क्यों नहीं। तो शेरशाह उधर से एक बड़ी सेना लेकर रवाना होता है, किस किस के साथ में, वीरमदेव और कल्याण। मालदेव को पता चला कि यार दिल्ली से एक बड़ी सेना आ रही है, शेरशाह के साथ में दोनों कौन आ रहे हैं, कल्याणमल और वीरम। मालदेव ने कहा इनकी इतनी औकात, मेरे खिलाफ शेरशाह को लेके आएंगे, लड़ेंगे अपने चल के। मंत्री संतरी बुलाए, सारे सामंत बुलाए, सेनापति को बुलाया, बताओ भाई कहां लड़े, कैसे लड़ाई करनी है। तो किसी ने कहा अजमेर जाके लड़ते हैं। कहां जाके लड़ते हैं, क्योंकि मारवाड़ की बाउंड्री कहां से शुरू हो जाती है, अजमेर, अजमेर से लड़ते हैं, वहीं से लड़ाई शुरू कर देते हैं अपने, और शेरशाह को तो अंदर ही नहीं घुसने देते। किसी ने कहा कि नहीं नहीं जोधपुर से लड़ते हैं, उसको अंदर आने दो, आगे की तरफ आने दो, अपने आगे चला के क्यों जाए, वो इधर आएगा अपनी तरफ आएगा तब लड़ लेंगे। फाइनली एक बंदा खड़ा और उसने कहा दोनों ही छोड़ो, न तो अजमेर में लड़ेंगे ना जोधपुर में, बीच में लड़ते हैं इसके कहीं, थोड़ा उसको अंदर आने दो, थोड़ा अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर मारेंगे उसको यहाँ पे। कहां लड़े, तो उसने कहा मेरे गांव में जाके लड़ लेते हैं। और मेरे गांव, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या, उसने कहा तो मेरे गांव में पहाड़ हैं थोड़े, तो पहाड़ों के बीच में थोड़ी लड़ने की व्यवस्था क्या होती है, अच्छी रहती है, लोकेशन ठीक मिल जाती है अपने को। फिर वहां पे मैं घोड़ों का इंतजाम अच्छा कर दूंगा, घोड़ों के लिए चारे का इंतजाम अच्छा कर दूंगा, हथियारों का इंतजाम भी मैं मेरी तरफ से अच्छा कर दूंगा। कह रही है ये वाला काम ठीक है, तुम्हारे गांव में जाके लड़े। इतने में एक बंदा और बैठा था और से मालदेव की उस पर नजर पड़ी। मालदेव ने कहा अरे तुम कब आए, तुम दिखाई नहीं दी। वो बंदा खड़ा और उसने कहा कि सर मैं तो आज ही आया हूं। क्यों आ गए तुम, सर मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे समाचार मिले कि शेरशाह आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं कहीं भी रहूंगा तो कैसे ना आ जाऊंगा, मुझे शेरशाह के खिलाफ लड़ना है। मालदेव बड़ा राजी वार। मालदेव ने कहा कि जब तक तुम्हारे जैसे सेनापति है मेरा कोई बाल भी बंका मारवाड़ की धरती का इंच इंच नहीं लेने देंगे, हम अपने जाके लड़ेंगे। वो बंदा जो ये कह रहा था कि अपने मेरे गांव में जाके लड़ लेते हैं, उस बंदे का नाम था जेता। क्या नाम था, वो बंदा जो कह रहा था कि मेरे को पता चला युद्ध होने वाला है इसलिए मैं वो जगह छोड़ के यहां पर आ गया, वो बंदा है कुंपा। वो बंदा कौन है, क्योंकि कुंपा को कहां छोड़ के आया था, बीकानेर, और वो इस युद्ध से पहले बीकानेर से वापस कहां गया था, जोधपुर। तो दो बंदे हैं जिनको मालदेव अपना सेनापति बना रहा है, कौन कौन है। और जेता तो इसलिए जेता कह रहा है कि मेरे गांव में जाके लड़ेंगे। जेता के गांव में लड़ाई हुई, जेता के गांव में रण हुआ, इसलिए जगह का नाम है जेता रण। क्या नाम है, मैंने बताया कि पहाड़ियों के बीच की जगह है, पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी। पहाड़ियों क्या बोलते हैं, दो पहाड़ियां मिल रही है वहां पे आगे मिलन हो रहा पहाड़ियों को, इसलिए बोलते हैं सुमेल। क्या बोलते हैं, तो भले आप इसको गिरी सुमेल का युद्ध बोलो या इसको किसका युद्ध बोलो, गांव का नाम तो क्या है, जेता रण। वो जेता का रण था इसलिए नाम क्या हो गया उसका, जेता रण। पहाड़ियां थी इसलिए क्या हो गया, गिरी। पहाड़ियां मिलती है इसलिए क्या हो गया, गिरी सुमेल। क्या नाम हो गया इसका, गिरी सुमेल। तो भले आप इसको गिरी सुमेल का युद्ध कर दो या इसको किसका युद्ध कर दो, जेता रण का। 5 जनवरी 1544 कब युद्ध हुआ, ये 5 जनवरी 1500। सुनना इधर, बात लिख लेना एक साथ। किस किस के बीच में होने जा रहा है, मालदेव और शेरशाह। किस किस के बीच में होने जा रहा है, मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव के दो सेनापति कौन कौन है, जेता और कुंभ। शेरशाह के साथ अपने राजस्थान के दो बंदे आ रहे हैं, बताओ कौन कौन। कल्याणमल और, कल्याणमल कहां का है,
वीरमदेव कहां का है? अब उतार लो ऐसा के साथ जैसा मैंने लिखा। गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध? कहां पड़ता है जेतारण? पाली में। लिख लेना बैटल ऑफ गिरी सुमेल। याद रहेगा ना, ऐसे नाम क्यों है इसके? गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध? क्या हुआ मुझे बताओ। आपस की बात है या कुछ समझ नहीं आया? तुम जेतारण की हो? चलो तुम 4 बात और बताओगे हमें युद्ध की। अभी मैं पढ़ा दूं फिर और बताना। बैटल ऑफ गिरी सुमेल या बैटल ऑफ जेतारण? उतार लिया। तो गिरी सुमेल का जो जेतारण का किस साल होता है बताओ देखिए? 5 जनवरी 1544। किस किस के बीच में? मालदेव और मालदेव के सेनापति कौन कौन है? और उधर शेरशाह के साथ में कौन कौन दो बंदे हैं अपने? कल्याणमल और वीरमदेव। कल्याणमल तो कहां का है? बीकानेर का। वीरमदेव कहां का है? सेनाएं आमने सामने आके बैठ गई। मैंने बताया था अपने राजा महाराजा लड़ाइयों की तैयारियां करते, तैयारी करके लड़ा करते थे। इधर शेरशाह अपनी तैयारी कर रहा है, उधर मालदेव अपनी तैयारी कर रहा है। और शेरशाह की तैयारियों में मैंने बताया था कि मुसलमान राजाओं की एक अच्छी विशेषता यह थी कि सामने वाले राजा की क्या करवा लिया करते। और जब मालदेव की जासूसी करवाई गई तो पता चला कि साहब आज दिन तक जो मालदेव के सामने आया उसको इसने भगा भगा के मारा है। और ये भयंकर वाला लड़ाका है एकदम। और शेरशाह को लगा कि यार पार तो नहीं पड़ेगी। और शेरशाह ने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया और कल्याणमल वीरमदेव को बुला कहा कि कल्याणमल वीरमदेव वो जो तुमने दिल्ली में प्लान समझाया था रिपीट करना एक बार। और उन्होंने कहा सर सिंपल है, अभी मालदेव सामने बैठा, मारेंगे इसको लड़ाई में, आप रखना जोधपुर, मैं रखूंगा बीकानेर, इसको दे देंगे मेड़ता। उसने पक्का? जितना इजी तुम करे उतना इजी? अरे सर बहुत सिंपल है, मालदेव को हराना तो क्या ही बड़ी बात है। उसने कहा इसने तुम बीकानेर और मेड़ता वालों को पीटा था ना, वो वीडियो है मेरे पास। तुम्हारी धोतियां पीछे तुम आगे थे, तुम कहते हो इसको जाके हरा देंगे, ये तीनों को मारेगा अपने को और इस बार ये कब्जा करेगा दिल्ली पे। कल्याण नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा और पक्का जीत जाएंगे इस बार। उसने कहा नहीं तुम्हारे भरोसे, आज जीता जाए कल जीता जाए, मैं मेरा दिमाग लगाता हूं। और शेरशाह के लिए कहा भी जाता है कि शेरशाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था। और उसने अपने 5 सैनिक लिए, उन 5 सैनिकों का आगे तुम एक काम करो, व्यापारी बन के जाओ। क्या बन के जाओ? किसके व्यापारी? तलवार बेचने के, हथियार बेचने के व्यापारी बन के जाओ। और जैसे मान लो यहाँ वीरमदेव मालदेव की सेना पड़ी है, यहाँ शेरशाह की सेना पड़ी, उसने तुम गांव 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 से होते हुए यहाँ जाओ और मालदेव को हथियार बेच के आओ। और मालदेव जब हथियार खरीदे तब मेरा एक पर्ची है, ये पर्ची वहां फेंक किया जाना, पता नहीं चलना चाहिए तुमने फेंकी है। उनसे ठीक है, वही घूमते घूमते व्यापारियों में से हथियार ले लो, हथियार ले लो। मालदेव के कैंप के पास पहुंचे। युद्ध के टाइम में हथियारों की अधिक आवश्यकता है कम आवश्यकता? अधिक आवश्यकता। हर कोई आदमी हथियार लेना पसंद करेगा। तो मालदेव ने कहा हाँ भाई हथियार देखो, और हथियार सारे शानदार, तलवार एक से एक अच्छी, ढाल ढाल समझते हो, तलवारों को रोकने वाली जो ढाल होती है, ढाल और ज्यादा अच्छी। और मालदेव ने कहा जितनी है सारी दो। उसने अपने कैंप के अंदर बिठाया उनको और कहा सारे हथियार दे दो। और अपने सेनापति बुलाए, जेता कुंपा बाकी जो सेनापति थे उनको बुलाया कि हाँ भाई तेरे को कितने हथियार चाहिए? किसी ने कहा सर 100 तलवार दिला दो, किसी ने कहा 50 ढाल दिला दो, सबको दिलवाई, पेमेंट किया और कहा आइंदा भी इतने अच्छे हथियार है मेरे पास लेके आना, मैं खरीद लूंगा सारे। और जाओ भाई अब तुम। सेनापति अपने हथियार लेके अपने कैंपों में, व्यापारी अपने पैसे लेके वहां से चले गए। मालदेव जब अकेला बैठा हुआ था अपने कैंप में तब उसका नजर गया कि यार पर्ची सुबह तो नहीं थी, रूम की सफाई भी थी, पर्ची कहां से? और उसने पर्ची उठाई, पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे युद्ध शुरू होगा हम दोनों भाई जेता और कुंपा मालदेव को पकड़कर तेरे को सौंप देंगे, पर तू भी अपने वादे पर पक्का रहना, प्रॉमिस पूरा करना, और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों को जोधपुर का राजा बना देना। पर्ची क्या कर रही है कि जेता और कुंपा किससे मिले हुए, और युद्ध शुरू होते मालदेव को पकड़ के किसको सौंप देंगे? शेरशाह को। शेरशाह मालदेव को मार देगा और जोधपुर का राजा किसको बना देगा? जेता और कुंपा। और ऐसा लगता है कि जेता और कुंपा जब हथियार लेने आए थे तब पर्ची उनके जेब से निकल के गिर गई, बाकी उनको पर्ची भेजनी तो किसके पास में थी? शेरशाह। और अब मालदेव का दिमाग खराब हो, उसको लगेगा अच्छा तभी मैंने पूछा था युद्ध कौन से गांव में करें, जेता ने कहा मेरे गांव में, और मैं वहां सारी व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए। तो व्यवस्था यह है, मैंने इस कुंपा कहा था कुंपा तो बीकानेर छोड़ के वापस क्यों आ गया रे? और इसने कहा देश के लिए मर मिटने का सवाल है, ये देश के लिए नहीं है तो मुझे मारने का सवाल है इनके। और उसको लगा कि 2 आदमियों की पर्ची तो पकड़ में आ गई, पता नहीं ऐसी कितनी पर्चियां शेरशाह के पास पहुंच गई होगी और कल ये युद्ध में मुझे मार देंगे। और उसे लगा कि जब मुझे मरना है, लड़ना है, तो मैं जेता के गांव में क्यों लड़ूं, जोधपुर जाके लड़ूं, मेरी खुद की राजधानी में जाके लड़ूं। और इसलिए मालदेव ने शाम के टाइम, कल सुबह युद्ध करना है उस दिन शाम को, अपने सारे बाकी सेनापतियों को बुला के कहा कि बैक टू द जोधपुर,
वापस जोधपुर चलेंगे। अरे सर क्या बात हुई? उन्हें दो गद्दार है जेता और कुंपा, और ये दोनों मिलके मुझे पकड़ के शेरशाह को देना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों तो हरामी हो, यही रहना और मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जेता कुंपा ने कहा अरे सर ये हमारी पर्ची नहीं है, आप वापस चेक करवा लीजिए। उसने कहा नहीं कोई चेक नहीं करवाना, मुझे सब पता चल गया, प्रूफ है यार मेरे पास तुम्हारी पर्ची। और उसने बाकी सेनापतियों का तुम्हें भी इनके साथ में रहना तो इनके साथ रह सकते हो, बाकी मैं अपनी सेना लेके वापस जा रहा हूं। बाकी सारे सेनापति उसके साथ ही रवाना हुए और जाते हुए सारे जेता कुंपा भी थू थू करके जाए। शर्म आनी चाहिए, देश के साथ कौन गद्दारी करता है? विश्वासघात किया आपने, इस प्रकार से राजा के खिलाफ गद्दारी की तुमने, एहसान फरामोश हो। और जेता कुंपा को लगे कि यार कुछ किया ही नहीं, उल्टा हम तो लड़ने के लिए आए थे यहाँ पे, इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। पर वो दोनों भाई सोचते हैं कि अब इस कलंक को उतारने का एक ही तरीका है, कल हम लड़ेंगे। जेता कुंपा के पास में 8600 फौजी थे। कितने फौजी थे? 8600। कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह के पास मिला के 80,000 के आसपास की फौज थी। दूसरे दिन वो 8600 फौजी उन 80,000 के खिलाफ लड़ते हैं। मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता थी, वो अपने रिजर्व टुकड़ियां रखा करते, पीछे थोड़ी सेना और रखा करते, और पीछे से एक आदमी सेना लेके आ रहा था, जलाल खान जलवानी। कौन आ रहा था? किसकी तरफ से आ रहा था सेना लेके? शेरशाह की तरफ से। और एंड टाइम पर जब एकदम युद्ध एकदम बीच में फंसा हुआ है, जेता और कुंपा के जो 8600 सैनिक है वो शेरशाह की लगभग एक बड़ी सेना को सल्टा चुके थे, शेरशाह हारने वाला है, तभी जेता वो जलाल खान जलवानी पहुंचता है। एकदम फ्रेश टुकड़ी मैदान के अंदर आती है। फ्रेश टुकड़ी आएगी तो वो तो अलग ही प्रकार से लड़ेगी, ये तो आप इतनी देर से युद्ध में थके हुए थे। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे युद्ध जीतता है। युद्ध जीतने के बाद उसने मारवाड़ पे कब्जा भी कर लिया, पर कब्जा करने के बाद उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कि आज मैं जीत गया तो मुझे क्या मिला है? मुट्ठी भर बाजरा। भाई मारवाड़ में होता क्या था? बाजरा। मान लो खुदा ना खास्ता युद्ध हार जाता तो मेरे हाथ से हिंदुस्तान की सत्ता ही निकल जाती, दिल्ली और आगरा सत्ता थी भाई, वो निकल जाते मेरे हाथ से। तो कौन से युद्ध के बाद उसने ऐसा कहा था? गिरीश लिखो, पढ़ो तुम, अभी पढ़ते हैं। लिखो, शेरशाह की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह, शेरशाह की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह या ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ शेरशाह, शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर। मालदेव वापस जोधपुर चला गया। मालदेव रिटर्न बैक टू जोधपुर। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। जेता एंड कुंपा कन्फ्रंटेड शेरशाह। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह का सामना किया। लाइन चेंज कर लिखो, जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी की सहायता से, विद हेल्प ऑफ जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह युद्ध में जीत गया। शेरशाह वॉन दिस बैटल। शेरशाह युद्ध में जीत गया। शेरशाह वॉन दिस बैटल। शेरशाह युद्ध में जीत गया तथा जीतने के बाद एंड आफ्टर विक्ट्री, तथा जीतने के बाद एंड आफ्टर विक्ट्री, जीतने के बाद एंड आफ्टर विक्ट्री, उसने कहा था कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, मुट्ठी भर बाजरे के लिए किसकी बादशाहत खो देता? शेरशाह जैतारन जीतता। जैतारन को जीतने के बाद वो जोधपुर की तरफ आगे बढ़ता है। मालदेव को अभी तक भी अपने सेनापतियों पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और मालदेव को लगता था भगवान जाने में से कौन शेरशाह के साथ मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ, इसलिए मालदेव जोधपुर खाली कर देता है और मालदेव थोड़ा और पीछे की तरफ जाता है, सिवाना। कहां जाता है? जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि मेवाड़ वालों के लिए कुंभलगढ़ एक संकटकालीन राजधानी थी, वैसे मारवाड़ वालों के लिए कोई संकटकालीन राजधानी थी, तो वो कौन सी थी? कि मारवाड़ के राठौड़ राजाओं को जब भी लगता कि यार बाकी जगह पार नहीं पड़ेगी तो कहां जाना पसंद करते थे? तो सिवाना को लोग कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, मारवाड़ के राठौड़ों की, और उसको लगा शेरशाह को थोड़ा और पीछे खींचते हैं, थोड़ा सिवाना की तरफ खींचते हैं। उधर आएगा तो सिवाना में पहाड़ है खूब सारे, 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियों की तरफ आएगा तब देखेंगे। तो खाली जोधपुर खाली करता है, जोधपुर खाली करके सिवाना चला गया। पर शेरशाह ने सिवाना तक पीछा किया ही नहीं,
वो जोधपुर पे कब्जा करता है। जोधपुर पे कब्जा करने के बाद अपना एक बंदा छोड़ता है जोधपुर में, खवास खान। कौन सा बंदा छोड़ता है? खवास खान को कहा भाई तू ध्यान रख इधर जोधपुर का, और उसने कल्याणमल को कहा कि तू ले ले तेरा बीकानेर, और वीरमदेव को कहा कि तू क्या ले ले तेरा मेट। और वो सिवाना गया नहीं, वो यहां से वापस चला गया। शेरशाह की किस्मत और खराब थी, वो यहां से जब निकला मारवाड़ से, राजस्थान से निकला, वो मध्य प्रदेश में आक्रमण करने के लिए गया। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है कालिंजर, कौन सी जगह? और शेरशाह सूरी कहां पर अटैक करने के लिए गया? कालिंजर। और वहां पर जब वो अटैक कर रहा था तो किला तोड़ रहे थे, किले की दीवारें तोड़ रहे थे, तो एक तोप का गोला किले की दीवार के लगता है, वापस आ जाता है, शेरशाह उठ गया। तो तोप का गोला पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गया था, है ना, रिफ्लेक्टेड हो गया वापस, शेरशाह अपने गोले से उठ गया था। मालदेव कहां बैठा है? सिवाना। जोधपुर में शेरशाह का कब्जा है। शेरशाह कौन सा बंदा बैठा हुआ है? शेरशाह मर गया कालिंजर में, ये मालदेव को पता चला सिवाना में कि शेरशाह तो खुद ही मर गया। मालदेव वहां से आया, उसने खवास खान को पीट पाट के निकाल दिया और जोधपुर पे वापस क्या कर लिया तब से। देखो मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह कैप्चर्ड जोधपुर। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, शेरशाह कैप्चर्ड जोधपुर, तथा खवास खान को जोधपुर सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान, तथा खवास खान को जोधपुर सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान, खवास खान को जोधपुर सौंप दिया, हैंडेड ओवर जोधपुर टू खवास खान। लाइन चेंज करके लिखो। मालदेव सिवाना चला गया, मालदेव मूड टू सिवाना, मालदेव सिवाना चला गया, मालदेव मूड टू सिवाना, सिवाना बाड़मेर में ना, मालदेव सिवाना चला गया, मालदेव मूड टू सिवाना। लाइन चेंज करके लिखना है एक बात। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना इज नोन एज शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। सिवाना इज नोन एज शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवाना इज नोन एज शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, इज नोन एज शेल्टर हाउस ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों क्या कहा जाता है? शरण स्थली। बॉक्स बंद करो। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मालदेव रिकैप्चर्ड जोधपुर। देखो मालदेव हुमायूं वाले टाइम में हमने पढ़ा था कि उसमें दोनों की गलतियां हैं, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। पर यहां शेरशाह तो सब कुछ समझ रहा है, किसको सहायता देनी किसको नहीं देनी उसे सब पता है। यहां यदि कोई गलतियां कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? मालदेव की पहली गलती तो यह है कि उसने कल्याणमल और वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दिया। यदि वो बीकानेर और मेड़ता पर हमला नहीं करता तो क्या कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह के पास जाते? और यदि कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह के पास नहीं जाते तो शेरशाह इधर जोधपुर की तरफ आक्रमण। पर फिर भी अपने मन में एक ये भी उठ सकता है कि सर शेरशाह एक साम्राज्यवादी राजा था, एम्पायर एक्सपेंशन करना था उस बंदे को अपना, और साम्राज्यवादी राजा को अटैक करने के लिए बहानों की आवश्यकता नहीं। यदि कल्याणमल वीरमदेव नहीं भी जाता तो भी शेरशाह तो मारवाड़ पे अटैक कर सकता था। पर यदि कल्याणमल वीरमदेव नहीं जाते दोनों, और यदि शेरशाह उधर मारवाड़ पे अटैक कर देता तो कल्याणमल वीरमदेव या मेड़ता बीकानेर वाले किसका साथ देते? मालदेव। किसका साथ देते? तो एक राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था, उस गठबंधन को बनाने से चूक गया क्योंकि उसने बीकानेर मेड़ता पर अटैक करके इनको नाराज कर दिया था और इन दोनों को किसके पास जाने का मौका दे दिया था। फिर दूसरी बड़ी बात, भाई साहब इतने भी क्या कानों के कच्चे हो कि पर्चियां पढ़ पढ़ के वापस चले जाते हो, है ना। उस दिन यदि वो जेता कुंपा वाली पर्ची को पढ़ के वापस नहीं जाता तो इतिहास कुछ दूसरा ही होता। पर इतिहास में तो का कोई स्थान नहीं है। किसका स्थान नहीं है? ऐसा होता तो नहीं हुआ, इसीलिए वो इतिहास है। तो लिखो नीचे लाइन छोड़ के। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में इन रिलेशंस विद शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में इन रिलेशंस विद शेरशाह सूरी, मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की। मालदेव डिड डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स। लाइन चेंज करके लिखना। उसने कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था। ही परमिटेड कल्याणमल एंड वीरमदेव टू अप्रोच शेरशाह।
उसने कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था. He permitted Kalyanmal and Viramdev to approach Shershah. He permitted Kalyanmal and Viramdev to approach Shershah. अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था. पास जाने का मौका दे दिया था, अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था. अदरवाइज ही कुड मेक राठौर अलायंस. अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था. अदरवाइज ही कुड मेक राठौर अलायंस. अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था. अदरवाइज ही कुड मेक राठौर अलायंस. लाइन चेंज करके लिखो. यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता, had he not been outsmarted by शेरशाह, यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता, had he not been outsmarted by शेरशाह, यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता, had he not been outsmarted by शेरशाह, तो गिरीश सुमेल का युद्ध जीत सकता था. Then he could win battle of गिरीश सुमेल, तो गिरीश सुमेल का युद्ध जीत सकता था. He could win battle of गिरीश सुमेल. मान लो मुड़ने जाऊं तो, माला मतलब मालदेव कि क्या नहीं लिखा, आउटस्मार्टेड बाय शेरशाह. ही कुड विन बैटल ऑफ गिरी सुमेल. की मान लो मुड़ने जाऊं तो, कि मल्लीनाथ मुड़ के नहीं जाता. गिरी बदलती गथ, गिरी जो वो पहाड़ियां थी वो अपनी गाथा को क्या कर देती, चेंज. यदि उस दिन मालदेव नहीं जाता तो कहानी क्या होती, चेंज. मान लो मुड़ने जाऊं तो गिरी बदलती गथ, शेरशाह दे देऊं तो दिल्ली निज हथ. उस दिन शेरशाह अपने हाथों से क्या सौंप के चला जाता. वहां तो वहां भी मैंने लिखा है कि वहां दोनों की गलतियां. पहली लाइन पर क्या लिखा वहां मैंने, है? हाँ हाँ, उसमें दोनों केस में अकेले की इसकी. ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे.